ये मिंग ने कहा, हाँ, प्रथम स्वर्ग में मैंने 300 मिलियन ट्रिलियन मनुष्यों को बसाया है और वे काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। विद्वान ने कहा, मेरी राय में सभी को 9वें स्वर्ग की ओर बढ़ना चाहिए। पृथ्वी के सम्राट शेननोंग ने ये मिंग से कहा, छोटे भाई, यदि आप हमें 9वें स्वर्ग में बसने की अनुमति देते हैं तो आपको हमें अधिकार प्रदान करना होगा। ये मिंग ने उत्तर दिया, बिल्कुल। 9वें स्वर्ग की सत्ता को 100 हिस्सों में बांटा जाएगा, आप में से प्रत्येक को एक हिस्सा मिलेगा। भीड़ ने एक एक करके सहमति में सिर हिलाया। हालांकि यह अधिकार का केवल 1% ही था, फिर भी यह उनके अपने दाव हॉल खोलने और साधना करते हुए शांति से जीवन बिताने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा ये केवल 9वें स्वर्ग पर अधिकार था, अन्य स्वर्गों में उनका कोई अधिकार नहीं था। फुक्सी ने कहा, छोटे भाई, भविष्य में आप महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र के महान दिव्य पूज्य बनेंगे, हम सभी आपका अनुसरण करेंगे। ये मिंग ने जल्दी से जवाब दिया, वरिष्ठ भाई, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी साधना का स्तर निम्न है, कौन जाने कितने वर्षों में मैं शाश्वत लोक में प्रवेश कर पाऊंगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, नुवा ने कहा। छोटे भाई, आपको हमारे गुरु की पूरी विरासत मिल गई है, आपकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। लिटिल हेवन ने कहा, शुरू में मैंने सबको जीवन चक्र पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन हम महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र के बारे में ही बात करते रहे। जीवन चक्र को सक्रिय करने के लिए असंख्य प्राणियों की एक साथ मृत्यु आवश्यक है, जिससे भारी मात्रा में आध्यात्मिक कण उत्पन्न होते हैं। क्या आप में से किसी के पास कोई उपाय है? सभी के चेहरे गंभीर हो गए। शेननोंग ने कहा, देव जाति में जीवन का एक छोटा चक्र है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अनंत नरक ने भी ऐसा ही एक चक्र बनाया होगा और हमसे छिपाकर रखा होगा। छोटे भाई का विचार बहुत अच्छा है, इस जीवन चक्र को महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र में स्थापित करना। इसे सक्रिय करना वास्तव में मुश्किल नहीं है। इतना कहकर उन्होंने दूसरों की ओर देखा। विद्वान ने कहा, स्वर्ग के नीचे सभी प्राणियों में आध्यात्मिकता होती है, केवल मनुष्यों में ही नहीं। चलो हम अलग अलग होकर हर महान लोक की यात्रा करें, हर प्रकार के जीव को पकड़ें और उन्हें अनंत नरक में भेज दें। परम पूज्य सम्राट ने कहा, यह सचमुच मुश्किल नहीं है। अगर हम में से प्रत्येक 1 लाख खरब प्राणियों को पकड़ ले तो इससे ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं होगा। हमें अभी भी उस आयाम को संभालना होगा जहां अनंत नरक स्थित है। पहला, इसे देव जाति की नज़रों और कानों से छिपाना है, और दूसरा, इसे एक बैकअप के रूप में रखना है। बाकी सब लोग सहमत हो गए। सम्राट शिंगटियन ने कहा, ये मिंग, मेरी साधना अब पूरी तरह से ठीक हो गई है, मैं समय और स्थान का द्वार तुम्हें लौटाता हूँ। इन शब्दों के साथ ही समय स्थान का बालक मुस्कुराते हुए प्रकट हुआ। बधाई हो, आखिरकार आपको कुछ वास्तविक गति मिल ही गई। ये मिंग ने समय और स्थान का द्वार ग्रहण किया और उसे धन्यवाद दिया। शिंगटियन ने आगे कहा, पिछली बार जब हम अलग हुए थे उसके बाद मैं विभिन्न आयामों और महान लोकों में भटकता रहा और कई प्राणियों को पकड़ लिया, मैं अब उन्हें तुम्हें सौंप सकता हूँ। बोलते हुए उसने हाथ बढ़ाया, कुछ पकड़ा और आगे की ओर फेंक दिया। अचानक सबके सामने काले धुंध का एक बादल छा गया। गौर से देखने पर पता चला कि धुंध में अनगिनत छोटे छोटे बिंदु थे, प्रत्येक बिंदु एक स्थानिक कारागार था और प्रत्येक कारागार में असंख्य जीव जंतु समाहित थे। नुवा ने कहा, जूनियर मार्शल अंकल, आपने महज कुछ वर्षों में इतने सारे जीव जंतुओं को पकड़ लिया है, कम से कम 5 लाख खरब। इससे हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। सम्राट शिंगटियन मुस्कुराए, इनमें से अधिकतर विदेशी नस्लों के हैं। मैंने इन्हें शुरू में इसलिए पकड़ा था ताकि इन्हें इनके किए का सबक सिखा सकूं, कुछ समय के लिए इन्हें गुलाम बनाकर सताऊं, फिर एक विशेष तकनीक विकसित करने के लिए इन्हें एक साथ खा जाऊं। ये मिंग का सिर सुन्न हो गया। सबको एक ही बार में खा जाना, ये तो वाकई बहुत भूख है। इस समय तक ये मिंग 9वें स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सका था, सहयोग के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। फिर भी सभी शक्तिशाली देवताओं ने उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे और जाने से पहले उन्होंने संपर्क का एक माध्यम छोड़ दिया था। भविष्य में जब भी ये मिंग को सहायता की आवश्यकता होगी, वह उनमें से किसी से भी सीधे संपर्क कर सकता है। कुछ ही क्षणों में देवता एक एक करके चले गए। केवल परम पूज्य सम्राट हान जियुइन और 3 सम्राट ही शेष रह गए। जब स्वर्ग के सम्राट फुशी को पता चला कि बूढ़ा हुआंग अभी भी महान लुओ स्वर्ग लोक के द्वार की रक्षा कर रहा है, तो वह हंस पड़ा। छोटे भाई, तुम और उस ताओटी के बीच सचमुच कुछ कर्मिक संबंध हैं, उसका तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होना दुर्लभ है। ये मिंग ने पूछे बिना नहीं रह सका, सीनियर ब्रदर फुक्सी, आपने उस ताओटी को उस समय कैसे वश में किया था? स्वर्गिक सम्राट खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, आपको उनसे खुद ही पूछना होगा। हालांकि मैं आपकी मदद कर सकता हूं और उन्हें रिहा कर सकता हूं। ये मिंग चौंक गया। एक अराजक प्राणी को मुक्त करना कोई मामूली बात नहीं थी। उसने कहा, वरिष्ठ भाई फुक्सी, इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। फुशी ने उत्तर दिया, चिंता मत करो छोटे भाई, ताओटी का क्रोध काफी हद तक शांत हो चुका है।
थोड़ी देर में जब तुम महान लुओ स्वर्गलोक जाओ तो उन्हें बताना कि तुम्हारे बार बार अनुरोध करने और कई लाभों का वादा करने के बाद बड़े भाई ने अंततः उसे मुक्त करने पर सहमति जताई है। ये मिंग समझ गया कि फुक्सी ने ओल्ड हुआंग पर बहुत बड़ा एहसान किया है और वह दिल से आभारी महसूस कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर ब्रदर। तब नुवा ने कहा, छोटे भाई, ऐसा लगता है कि मेरा एक उत्तराधिकारी आपके साथ है। ये मिंग ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ सीनियर सिस्टर नुवा, उनका नाम मुरोंग ज़ुईजियाओ है। चूंकि वह आपकी खास है इसलिए मुझे उसकी थोड़ी देखभाल करनी चाहिए। जब आप लौटें तो उसे कहना कि वह मेरे दाव हॉल में साधना करने के लिए समय निकाले, मैं उसे कुछ मार्गदर्शन दूंगी, नुवा ने कहा। ये मिंग बेहद प्रसन्न हुआ। एक सर्वशक्तिमान देवता के ऐसे निर्देश के साथ मुरोंग ज़ुईजियाओ की भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। शेननोंग ने भी बोलना शुरू किया, छोटे भाई, बड़े भाई और तीसरी छोटी बहन, तीनों ने आपको उपहार दिए हैं। मैं, दूसरा बड़ा भाई, खाली हाथ नहीं आ सकता। मेरे हाथों में कुछ अनमोल वस्तुएं हैं, शेनोंग कड़ाही, शेननोंग चाबुक और सौगास का बगीचा। आप इनमें से क्या लेना चाहेंगे? ये मिंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों होकर बोला, मैं चुनने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बड़े भाई, मेरे लिए फैसला कीजिए। शेननोंग ने हंसते हुए कहा, मेरा शेननोंग कड़ाहा भाग्य को दबा सकता है और दुश्मनों पर प्रहार भी कर सकता है। शेननोंग चाबुक 100 जड़ी बूटियों का सार निकाल सकता है और दुनिया की सबसे अद्भुत औषधीय गोलियां बना सकता है। जहां तक 100 जड़ी बूटियों के बगीचे की बात है, यह एक अंतरिक्ष समय का जादुई खजाना है जिसके भीतर असंख्य दिव्य औषधियां और अमर पौधे उगाए जाते हैं। ये मिंग ने पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या शेननोंग कोड़े का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया जा सकता है? शेननोंग, स्वाभाविक रूप से। यदि आप इससे देव जाति के किसी सदस्य पर प्रहार करते हैं तो आप उन्हें सीधे औषधीय गोली में परिवर्तित कर सकते हैं। ये मिंग ने कहा, तो फिर यह छोटा भाई शेननोंग कोड़ा संभालेगा? शेननोंग ने सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया और एक गहरे सुनहरे रंग का चाबुक निकाला जो उन्होंने ये मिंग को सौंप दिया। जैसे ही शेननोंग का चाबुक ये मिंग के हाथ में आया, उसे लगा कि वह बहुत भारी है, वह उसे मुश्किल से उठा पा रहा था। शेननोंग ने उसे चाबुक चलाने की विधि बताई और उसे और बेहतर बनाने में मदद की। जब सब कुछ पूरा हो गया तो तीनों सम्राटों ने विदा ली और ये मिंग की तिकड़ी भी दिव्य राज्य से विदा होकर महान लुओ स्वर्ग की ओर चल पड़ी। इस दौरान ओल्ड हुआंग और ऑक्स ब्रेकिंग हेवन स्वर्ग द्वार के बाहर पहरा दे रहे थे। ये मिंग द्वारा उन्हें बाहर न जाने देने का मुख्य कारण महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता थी। उन्हें डर था कि कहीं और भी अराजक प्राणी हमला करके परेशानी न खड़ी कर दें। ओल्ड हुआंग ने काफ़ी अच्छा काम किया और इतने समय तक वफादारी से वहीं डटे रहे। ये मिंग को आते देख बूढ़े हुआंग ने आंखें सिकोड़कर पूछा, बेटा, तुमने मुझे अपने लिए पहरा देने को कहा था, तुम मेरी तनख्वाह कैसे दोगे? ये मिंग दिल खोलकर हंसा। बूढ़े हुआंग, हमारे जैसे रिश्ते में क्या हमें पैसों की बात करने की ज़रूरत है? बूढ़े हुआंग ने चिढ़कर कहा, बच्चे, अपने चेहरे पर उस दुष्ट मुस्कान को देखो, क्या तुम फिर से कोई साजिश रच रहे हो? ये मिंग ने शिकायत भरे स्वर में कहा, बूढ़े हुआंग, आप में ज़रा भी ईमानदारी नहीं है। मैं न केवल कोई साजिश नहीं रच रहा हूँ, बल्कि मैंने वास्तव में आपका बहुत बड़ा उपकार किया है। बूढ़े हुआंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। साफ साफ बताओ, तुमने क्या किया? ये मिंग ने कहा, आज मेरी मुलाकात स्वर्ग के सम्राट से हुई। चूंकि मुझे मानव पूर्वज की विरासत प्राप्त हुई है, इसलिए वे मेरे बड़े भाई के समान हैं। ये सोचकर कि आप इतने लंबे समय से पौराणिक अकादमी में फंसे हुए हैं, मुझे लगा कि आप अवश्य दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने बड़े भाई से आपको मुक्त करने का अनुरोध किया। ओल्ड हुआंग की आंखों में एक तेज चमक उठी। क्या वह मान गया? यह इतना आसान नहीं था। ये मिंग ने सिर हिलाया। मैंने बहुत मिन्नतें की और अंत में मुझे ढेर सारी शर्तें रखनी पड़ीं, तब जाकर मेरे बड़े भाई माने। बूढ़े हुआंग ने चिंता से पूछा, क्या वह मान गया? मतलब उसने मुझे रिहा करने का फैसला किया? ये मिंग, बिल्कुल नहीं। मेरे बड़े भाई का सुझाव है कि आप अभी मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, आपको पूरी ताकत से मेरी सहायता करनी होगी। एक बार जब मैं शाश्वत लोक में प्रवेश कर जाऊंगा और अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो मेरे बड़े भाई कहते हैं कि वे आपको तब आज़ादी दे देंगे। अत्यधिक प्रसन्न होकर बूढ़ा हुआंग जोर से हंस पड़ा। धिक्कार है, उस कमीने ने आखिरकार अपनी पकड़ ढीली कर ही दी। ये मिंग, अभी जश्न मत मनाओ। शर्त यह है कि मैं शाश्वत लोक को प्राप्त करूं। अगर मैं कभी भी साधना करके वहां तक नहीं पहुंच पाया तो तुम दुख में फंसे रहोगे। बूढ़े हुआंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारी योग्यता को देखते हुए तुम किसी भी क्षण मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये स्वयं स्वर्गीय मार्ग के विरुद्ध होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ और साल सह लूंगा, एक बार जब तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये मिंग, तुम्हारे लहजे से तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए किसी तरह की यातना है। बूढ़े हुआंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, बस करो। वैसे भी मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। स्वर्ग के सम्राट की मांग के बिना भी मैं आपकी मदद करता। ये मिंग बेहद खुश हुआ।
बूढ़े हुआंग, इसे कहते हैं वफादारी। बूढ़े हुआंग ने ताना मारा, तुम बदमाश, मनमानी करते हो, मेरे साथ हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले तुमने फैन वॉल से भाईचारा किया था, है ना? वो बूढ़ा भूत तो बहुत खूंखार है, पहले तो मैं भी उससे डरता था। अब जब वो अमर हो गया है तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये मिंग, तो आपको पहले से ही पता था। ओल्ड हुआंग, दरअसल इस स्वर्ग द्वार पर पहरेदार तैनात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। ये मिंग, क्या विचार है? ओल्ड हुआंग, अराजकतावादी प्राणियों में एक ऐसा राक्षस है जिससे देववंश भी भयभीत होता है, जिसे अराजकतावादी दानव तितली कहा जाता है। यह अमर दिव्य वृक्ष पर बसना पसंद करती है। अमर दिव्य वृक्ष को यहाँ रोपित कर दो और तितलियाँ आकर रहने लगेंगी। उनके आसपास होने से देववंश उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मिंग मुस्कुराया, ये वाकई एक अच्छी योजना है। ठीक है, कुछ समय बाद मैं नन्ही मौत को यहाँ जड़ जमाने दूंगा। ओल्ड हुआंग, ये जगह उबाऊ है, चलो कहीं और बात करते हैं। ये मिंग ने सिर हिलाया और ओल्ड हुआंग और ऑक्स ब्रेकिंग हेवन को ग्रेट लुओ हेवन दायरे में ले गया। अब जब उसे इस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया था तो वह किसी को भी अंदर ला सकता था। जब उन्होंने देखा कि पहली परत में 30 करोड़ मनुष्य निवास कर रहे हैं तो ओल्ड हुआंग भी दंगम हो गया। टाइम स्पेस चाइल्ड अचानक प्रकट हुआ और चिल्लाया, इतने सारे लोग, बस जगह थोड़ी छोटी है। ये मिंग, इसका विस्तार अभी भी जारी है, भविष्य में ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यू लिंगजियाओ ने कहा, बड़े भाई मिंग, क्या आपने इस परत के लिए कोई नाम सोचा है? हम इसे केवल प्रथम स्वर्ग तो नहीं कह सकते, है ना? ये मिंग ने जवाब दिया, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। लिंगजियाओ, तुम्हारा क्या कहना है? यू लिंगजियाओ ने मन ही मन सोचा, इस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य कभी अन्य जातियों के गुलाम थे। मुझे लगता है कि हमें इसे मानव दास स्वर्ग कहना चाहिए। मुझे आशा है कि ये लोग शर्म को साहस में बदल सकेंगे और गरिमा और शक्ति से परिपूर्ण मनुष्य बन सकेंगे। ये मिंग ने इस विचार की सराहना की और मानव दास स्वर्ग नाम अपनाने का निर्णय लिया। जहां एक और येमिंग बहुत कुछ हासिल कर रहा था, वहीं अंतरिक्ष समय के देवता वंश का येमिंग भी निष्क्रिय नहीं था। वह अभी भी बड़ी संख्या में मानव जाति के गुलामों को खरीद रहा था और विभिन्न व्यवसाय चला रहा था, जैसे कि अपने बैंक का संचालन जारी रखना। लगभग 6 महीने पहले अंतरिक्ष समय देव जाति और अन्य 3 प्रमुख देव जातियों ने दानव जाति के विरुद्ध एक व्यापक युद्ध छेड़ा। सच्चे देवताओं द्वारा लामबंदी का आदेश जारी किए जाने के बाद बहुत कम देव जातियां युद्ध में निवेश करने को तैयार थीं। येमिंग द्वारा किए गए 2 क्वाड्रिलियन शाश्वत सिक्कों का निवेश अंतरिक्ष समय देव जाति के कुल निवेश का लगभग 10वां हिस्सा था। पिछले 6 महीनों में उन्होंने और अधिक दास प्राप्त किए और अन्य 2 प्रमुख देव जातियों के प्रमुख शहरों और यहां तक कि दास व्यापारियों के साथ अच्छे सहयोगात्मक संबंध स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए अन्य 2 प्रमुख देव जातियों में व्यापारिक कंपनियां स्थापित कीं। इतना ही नहीं, अगले चरण में वे और अधिक धन कमाने के लिए अन्य 2 प्रमुख देवलोकों में बैंक खोलेंगे। पिछले 6 महीनों में येमिंग ने काफ़ी तरक्की की थी। हालांकि देव जाति एक अत्यंत विकसित महासभ्यता थी, लेकिन धन ने हर जगह जीवन को आसान बना दिया था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा और रुतबा बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर महान देव रसातल द्वारा निर्देशित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता था और अंतरिक्ष समय देव जाति में अपना उचित योगदान देता था। थोर का परिवार भी प्रमुखता में आ गया। अब उसके पास पर्याप्त शक्ति और उच्च प्रतिष्ठा थी और वह धीरे धीरे एक प्रमुख वंश बन गया जो महान ब्रह्मा शहर में कुछ द्वितीय श्रेणी की शक्तियों का मुकाबला कर सकता था। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। आज के दिन सच्चे देवताओं की घोषणा प्रत्येक देव जाति के सदस्य के मन में गूंज उठी। मेरे लोगों, दानव जाति के विरुद्ध इस युद्ध में तीनों प्रमुख देव जातियों ने शानदार विजय प्राप्त की है और युद्ध की प्रचुर मात्रा में लूट का माल प्राप्त किया है। युद्ध में निवेश करने वाले सभी नागरिक तुरंत सच्चे देवता के निवास पर जाकर अपने पुरस्कार प्राप्त करें। ये सुनकर येमिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शुरुआत में 2 क्वाड्रिलियन का निवेश किया था, उसे कितना लाभ होगा? युद्ध जीतने के बाद उसे नुकसान तो नहीं होना चाहिए, है ना? सोचने का समय न देते हुए वह तुरंत सच्चे ईश्वर के निवास की ओर चल पड़ा। सच्चे ईश्वर का रसातल तो जाहिर नहीं हुआ, लेकिन उनके दूत ने पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की। निस्संदेह ये मिंग का निवेश सबसे बड़ा था, जो संपूर्ण अंतरिक्ष समय देव जाति के 36 शहरों का लगभग 10वां हिस्सा था। इसलिए जब सच्चे ईश्वर के दूत ने उन्हें 350 क्वाड्रिलियन शाश्वत सिक्कों से भरी एक भंडारण अंगूठी सौंपी और उनसे अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर करके पुष्टि करने को कहा, तो वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। 2 क्वाड्रिलियन बढ़कर 350 क्वाड्रिलियन हो गए, यानी 174 गुना वृद्धि। उनके दिल में हलचल मच गई, लेकिन उनका चेहरा शांत रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल प्राप्तकर्ता ही जानता था कि उसे कितना इनाम मिला है। अन्य देववंशी सदस्यों को ये पता नहीं चल सकता था। हालांकि उन्होंने आसपास के देववंशी सदस्यों को देखा, जिनमें से प्रत्येक आश्चर्यचकित और प्रसन्न था, मानो उन्हें एक बड़ी राशि प्राप्त हुई हो।
उसने चुपचाप भंडारण अंगूठी को रख दिया, अपने अंगूठे के निशान से पुष्टि की और सच्चे ईश्वर के निवास से निकल गया। उसके जाते ही उसके चेतना सागर में स्थित दिव्य प्रतिमा ने बोलना शुरू किया, जिसमें संक्षेप में कहा गया कि उसने अंतरिक्ष समय देव जाति में अपार योगदान दिया है और उसका पुरस्कार उन देव जातियों की तुलना में 5 गुना अधिक है जिन्होंने कम योगदान दिया है। इसके अलावा उसे अनेक पुण्य भी प्राप्त हुए। तीनों प्रमुख देव जातियों द्वारा स्थापित योग्यताएं एक मापक इकाई थीं, जिनका उपयोग सभ्यता में प्रत्येक देव जाति के सदस्य के योगदान को मापने के लिए किया जाता था। विभिन्न कार्यों को अलग अलग स्तरों और पैमानों पर करने से एक निश्चित मात्रा में योग्यता प्राप्त की जा सकती थी। इन योग्यताओं के बदले सच्चे देवताओं से वांछित संसाधन प्राप्त किए जा सकते थे। सैद्धांतिक रूप से यदि किसी के पास पर्याप्त योग्यताएं हों तो वह किसी भी चीज के बदले योग्यताएं प्राप्त कर सकता था। अगले ही क्षण ये मिंग ने अपने चेतना सागर में पुण्य का एक स्मारक प्रकट होते देखा, जो दिव्य वैभव की परतों को विकीर्ण कर रहा था और लगातार अधिक से अधिक उज्ज्वल होता जा रहा था। 90 खरबों गोन। उसने अपने होंठ सिकोड़े, मुझे आश्चर्य है कि इसकी कीमत कितनी होगी। अपना पुरस्कार और पुण्य प्राप्त कर ये मिंग बहुत प्रसन्न था। हालांकि उसे पुण्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कुलपति से पूछा। कुलपति को अपने जीवन में कभी कोई पुण्य प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसका अर्थ नहीं समझा सके। ये मिंग ने चेतना सागर में स्थित दिव्य प्रतिमा से संपर्क किया और पूछा कि क्या अब उसके पुण्यों को किसी वस्तु के बदले में दिया जा सकता है। दिव्य प्रतिमा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिससे संकेत मिला कि वह किसी भी समय किसी भी चीज के बदले में कुछ भी दे सकता है। ये मिंग का हृदय प्रज्वलित हुआ और उसे 7 किल गुकिन याद आ गया। 7 किल गुकिन के तार टूट गए थे और नए तार बनाने के लिए उसे आदिम स्वर्ण रेशम कीट के रेशम की आवश्यकता थी, जिसे एक शाश्वत महान देवता के बालों के साथ मिलाया गया हो और फिर एक शाश्वत महान देवता द्वारा 1 लाख वर्षों तक गुप्त विधि से परिष्कृत किया गया हो। उसके पास सम्राट शिंगटियन के बाल और एक शाश्वत महान देवता थे जो उसकी सहायता कर सकते थे, लेकिन उसे अभी तक आदिम स्वर्ण रेशम कीट नहीं मिला था। ये सोचकर उसने ये सूचना दिव्य प्रतिमा को भेजी। शीघ्र ही दिव्य प्रतिमा ने उत्तर दिया कि वह आदिम स्वर्ण रेशम कीट का रेशम प्रदान कर सकती है। एक ताइल रेशम के बदले 100 अरब पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत बोला कि उसे 1 लाख ताइल रेशम चाहिए, जिसका मूल्य 1 खरब पुण्य के बराबर है। हालांकि उसके पास मौजूद 90 खरब पुण्य के मुकाबले 1 खरब पुण्य कुछ भी नहीं था। उसी समय उसे पुण्य के मूल्य का कुछ ज्ञान भी हुआ। उसने पता लगाया कि यदि इस प्रकार के रेशम की नीलामी की जाए तो प्रति ताइल की कीमत 100 अरब से कम नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, आदिम स्वर्ण रेशम कीट के रेशम के मूल्य की तुलना पुण्य के मूल्य से करें तो एक पुण्य के बदले 10 शाश्वत सिक्के मिल सकते हैं। बेशक अलग अलग संदर्भ वस्तुओं के लिए मूल्य भिन्न होगा, लेकिन एक बात निश्चित थी, पुण्य वास्तव में शाश्वत सिक्कों से कहीं अधिक मूल्यवान थे। क्या 90 खरब पुण्य 900 खरब शाश्वत सिक्कों के बराबर नहीं होंगे? ये सोचकर उसने एक बार फिर सच्चे देवता एबिस से संपर्क किया और अंतरिक्ष समय क्रिस्टल के बारे में पूछताछ की। उसे आश्चर्य हुआ जब एबिस ने सकारात्मक उत्तर दिया, लेकिन अंतरिक्ष समय क्रिस्टल अत्यंत मूल्यवान था। एक ताइल अंतरिक्ष समय क्रिस्टल के बदले में 100 क्वाड्रिलियन पुण्य की आवश्यकता थी। ये मिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत 80 क्वाड्रिलियन पुण्य खर्च करके 800 ताइल के स्पेस टाइम क्रिस्टल का आदान प्रदान कर लिया। अंतरिक्ष समय क्रिस्टल और अराजकता रेशम प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत उन्हें स्वर्गिक दाव महाद्वीप में भेज दिया। स्वर्गिक दाव महाद्वीप पर ये मिंग को जल्द ही 1 लाख ताइल रेशम और 600 ताइल अंतरिक्ष समय क्रिस्टल के साथ साथ 250 क्वाड्रिलियन शाश्वत सिक्के प्राप्त हुए। वहां केवल 1 लाख सिक्के ही बचे थे। ये मिंग भी 350 क्वाड्रिलियन के अप्रत्याशित लाभ से बहुत हैरान था। इस अप्रत्याशित लाभ और स्पेस टाइम क्रिस्टल की बदौलत वह अंततः अराजक महाद्वीप पर अपना दबदबा कायम कर सकता था। लेकिन इससे पहले उसने रेशम और सम्राट शिंगटियन के बाल ओल्ड हुआन को सौंप दिए, इस उम्मीद में कि वह उन्हें गुकिन के तारों में परिष्कृत करने में मदद कर सके। परिष्करण विधि 7 किल गुकिन में ही उपलब्ध थी, इसलिए यह मुश्किल नहीं था। बूढ़ा हुआन स्पष्ट रूप से कुछ अनिच्छुक था, लेकिन अपनी भावी स्वतंत्रता के लिए वह अनिच्छा से ही इसे स्वीकार कर सका। सामग्री और गुप्त शोधन विधि प्राप्त करने के बाद बूढ़ा हुआंग एक निश्चित अंतरिक्ष समय में विलीन हो गया, जिससे समय की गति तेज हो गई। ये मिंग की धारणा में केवल आधा दिन ही बीता था, लेकिन बूढ़े हुआंग ने वास्तव में उस अंतरिक्ष समय में 1 लाख वर्ष बिता दिए थे। जब बूढ़े हुआंग ने बाल के समान पतले गुकिन के तार ये मिंग को दिए तो उसने तुरंत 7 घातक गुकिन को बुलाया और 7वां तार लगा दिया। पल भर में सभी 7 तार गूंज उठे और यहाँ तक कि बूढ़े हुआंग ने भी थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस गुकिन संगीत में घातक भावना कितनी प्रबल है। धन्यवाद गुरुजी। 7 किल गुकिन ने संदेश भेजा और उसी समय ये मिंग के दिमाग में एक संगीतमय धुन प्रकट हुई, जिसका नाम 7 किल कमांड था। पता चला कि 7 किल गुकिन के 7 तार 13 प्रकार की घातक ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जिनमें लाखों संयोजन और विविधताएं हैं, जो आश्चर्यजनक शक्ति से भरपूर हैं और समूह युद्धों के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
ये मिंग ने कुछ देर सोचा और कहा, ये 7 किल कमांड वास्तव में मेरे चेस दाव किलिंग एरे का पूरक है, दोनों में मजबूत पूरकता है। इसके साथ ही उसने 7 किल गुकिन को एक तरफ रख दिया। दरअसल स्वर्गीय दाव महाद्वीप पर सभ्यता के विकास और असलान सभ्यता के शोध के साथ साथ विश्व विनाशकारी ड्रैगन तोप की भी मरम्मत की जा रही थी और वह जल्द ही अपनी पुरानी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगी। अब 7 किल गुकिन के जुड़ने से ये मिंग के पास एक और तुरुप का पत्ता था। बूढ़े हुआंग, चलो अराजक महाद्वीप चलते हैं, ये मिंग ने कहा। बूढ़े हुआंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, वहाँ कुछ पुराने राक्षस रहते हैं और मेरे लिए वहाँ जाना उचित नहीं है। आपको खुद को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस पिछली बार की तरह उन पुराने राक्षसों को परेशान किए बिना एक सामान्य सीमा निर्धारित करनी है। उसके बाद मैं स्पेस टाइम स्टेबलाइजर को सक्रिय करके कैओटिक कॉन्टिनेंट के एक निश्चित क्षेत्र को स्थिर कर दूंगा। ये सुनकर ओल्ड हुआंग ने राहत की सांस ली, कोई बात नहीं। कार्य मिलने के बाद ओल्ड हुआंग गायब हो गया। ये मिंग और शियाओ तियान एक बस्ती में प्रकट हुए। ये बस्तियां प्रतिदिन भारी मुनाफा कमाती थीं, जिसका उपयोग 600 खरब की आबादी के भरण पोषण के लिए किया जाता था। यह अराजक महाद्वीप वास्तव में एक खजाना था, केवल जमीन खोदकर भोजन प्राप्त करने से ही बड़ी संख्या में लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकती थीं। हालांकि ये मिंग संतुष्ट नहीं था। उसके द्वारा विकसित बस्तियां अराजक महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम हिस्से में फैली हुई थीं। अराजक महाद्वीप का अधिकांश भाग अभी भी अंतरिक्ष समय की उथल पुथल से ग्रस्त था, जिससे मनुष्यों का वहां जीवित रहना असंभव था। लेकिन अब ये कोई समस्या नहीं थी। ये मिंग अंतरिक्ष समय स्टेबलाइजर का उपयोग करके अराजक महाद्वीप में कुछ हद तक व्यवस्था बहाल करेगा। वह बस्ती में कई दिनों तक इंतजार करता रहा और आखिरकार बूढ़ा हुआंग लौट आया। बूढ़े हुआंग को देखकर ये मिंग ने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसने कोई भयानक घटना झेली हो। वह चौंक गया और जल्दी से पूछा, क्या हुआ? बूढ़े हुआंग ने गुस्से से हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़ो भी मत, मैंने लगभग एक बूढ़े को जगा ही दिया था। धिक्कार है, जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो उस बूढ़े कमीने को जरूर मार डालूंगा। ये मिंग, अभी इतना उग्र मत बनो। क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया जो मैंने तुमसे करने को कहा था? बूढ़े हुआंग ने एक कंपास फेंका। ये मिंग ने उस पर नजर डाली और देखा कि बूढ़े हुआंग ने आकार में भिन्न भिन्न 13 क्षेत्रों को चिन्हित किया था। सबसे बड़ा क्षेत्र पूरे अराजक महाद्वीप के लगभग 5% हिस्से को कवर करता था, जो कि विशाल था। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यही वह क्षेत्र है। बूढ़े हुआंग ने बिना सोचे समझे कहा, बच्चे, भले ही तुम इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लो, लेकिन अगर कोई देव जाति या कोई परग्रही जाति आक्रमण कर दे तो तुम क्या करोगे? ये मिंग मुस्कुराया, आक्रमण की क्या जरूरत है? स्पेस टाइम स्टेबलाइजर के बाहर मैं स्पेस टाइम टर्बुलेंस के बड़े क्षेत्र छोड़ दूंगा, जिससे देव जाति का प्रवेश असंभव हो जाएगा। इसके अलावा मैं ग्रेट लुओ हेवन आर्ट का प्रयोग करूंगा और यहाँ ग्रेट लुओ हेवन दायरे का प्रवेश द्वार स्थापित करूंगा, जो दोनों पक्षों को जोड़ेगा। इस तरह मैं आसानी से इस भूमि का विकास कर सकता हूँ। शाओ तियान, यह एक अच्छा विचार है। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि अमर दिव्य वृक्ष को यहाँ जड़ जमाने दिया जाए और पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस स्थान की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में शाश्वत योद्धपुतों और कठपुतली योद्धाओं को भेजा जाए। ये मिंग, दरअसल चिंता की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ ग्रेट लुओ हेवन दायरे के प्रतिबंधों को नियंत्रित कर सकता हूँ और इन प्रतिबंधों की शक्ति से शतरंज दाव किलिंग एरे स्थापित कर सकता हूँ। यहाँ तक कि एक महान देवता भी इसे भेद नहीं पाएगा। बूढ़े हुआंग ने कहा, तुम्हें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। 3 प्रमुख देव जातियों के अलावा अराजकता के प्राणी भी हैं और उनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं है। फिर उन्होंने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मानो उन्हें कुछ सूझा हो। ये मिंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, बूढ़े हुआंग, आप क्या कहना चाहते हैं? बूढ़े हुआंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं शायद ज्यादा सोच रहा था। शाओ तियान, बूढ़ा हुआंग शायद दूसरी दुनिया के जीवों को लेकर चिंतित है। ये मिंग, क्या अन्य आयामों में ऐसे जीव हैं जो हमें खतरा पहुंचा सकते हैं? इससे भी बढ़कर, बूढ़े हुआंग ने कहा, यह मत सोचो कि मैं एक अराजक प्राणी हूं, इसलिए मैं सभी आयामों में मनमानी कर सकता हूं। इसके विपरीत, कुछ आयामों में प्रवेश करने के बाद हम सभी को दुम दबाकर अधीनता का व्यवहार करना पड़ता है। वास्तव में कुछ आयाम ऐसे हैं जिनमें हम प्रवेश भी नहीं कर सकते। महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। मानव पूर्वज इसे नियंत्रित करते हैं और कोई भी तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वह प्रतिबंधों को तोड़ न दे। ये मिंग चौंक गया, क्या ग्रेट लुओ हेवन रियल्म जैसी एक और जगह भी है? इस तरह के कितने आयाम हो सकते हैं? ठीक ठीक कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम 100 तो होंगे ही, ओल्ड हुआंग ने कहा। हालांकि अराजकता के प्रारंभिक विभाजन के बाद से उन आयामों की शक्तियों ने कभी हमारे आयाम पर आक्रमण नहीं किया है, न ही उनका स्वर्गलोक से कोई संपर्क हुआ है। मैंने सुना है कि 3 महान देवकुलों ने एक बार उन आयामों पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन वे हर बार हारकर लौट आए।
ये मिंग को अजीब सा महसूस हुआ, जब उन आयामों में रहने वाले प्राणी इतने शक्तिशाली हैं तो वे बाहर आकर क्षेत्र पर कब्जा क्यों नहीं करते? क्या हमारा आयाम उनके अस्तित्व के लिए अनुपयुक्त है? बूढ़े हुआंग ने आह भरी, यही तो मेरी चिंता है। उन प्राणियों के बाहर न आने के केवल 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला, वे केवल अपने ही आयाम में रहने के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि अब स्थिति को देखते हुए ये संभावना अत्यंत कम है। दूसरा, वे सभी प्राणी शांतिप्रिय जातियां हैं जो संघर्ष को नापसंद करती हैं। ये संभावना और भी कम है। केवल तीसरी संभावना ही सबसे अधिक संभावित है, जो यह है कि इन आयामों में सभ्यताएं संभवतः पिछले युग से विरासत में मिली हैं और एक युगकालीन सभ्यता से संबंधित हैं, ठीक उसी तरह जैसे असलान सभ्यता जिसके संपर्क में आप आए हैं। क्या एक युगांतरकारी सभ्यता? ये मिंग लगभग उछल पड़ा। तथाकथित युग सभ्यता उन सभ्यताओं को संदर्भित करती है जो युग की महाविपदा से सफलतापूर्वक बचकर स्वयं को पुनर्तः संरक्षित कर लेती हैं। सामान्यतः युग सभ्यता वास्तव में भगवान की सभ्यता का उच्चतम स्तर है, जो एक प्रथम श्रेणी की भगवान सभ्यता है। और एक प्रथम श्रेणी की भगवान सभ्यता में ब्रह्मांड की रचना करने की क्षमता होती है। ओल्ड हुआंग ने कहा, बिल्कुल सही। एक युगांतरकारी सभ्यता में एक नए ब्रह्मांड की स्थापना करने की क्षमता होती है। उनका अपना ब्रह्मांड होता है, इसलिए उन्हें अपने ब्रह्मांड के बाहर की दुनिया में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन ये केवल सामान्य परिस्थितियों में ही होता है। एक बार जब उन्हें आवश्यकता होती है और वे हमारे ब्रह्मांड पर आक्रमण करते हैं तो हम उनका मुकाबला करने में असमर्थ होते हैं। ये मिंग को बात पूरी तरह समझ नहीं आई और उसने कहा, जब उन्होंने एक नया ब्रह्मांड खोल ही दिया है तो वे अभी भी एक आयाम में क्यों मौजूद हैं? इसीलिए मैं चिंतित हूँ। विभिन्न ब्रह्मांडों के बीच कोई प्रतिच्छेदन नहीं है क्योंकि विभिन्न ब्रह्मांडों के अलग अलग दिव्यता नियम हैं। हालांकि उन युगों की सभ्यताओं ने स्पष्ट रूप से एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के कुछ साधन प्राप्त कर लिए थे और इसका मूल इन रहस्यमय आयामों में निहित है। शुरुआती सदमे के बाद ये मिंग अचानक शांत हो गया और बोला, बूढ़े हुआंग, अगर आसमान गिर जाए तो ऊंचे लोग ही उसे थामे रहेंगे। इस समस्या की सबसे ज्यादा चिंता तो 3 महान देवकुलों और अराजक प्राणियों को करनी चाहिए, है ना? मैं अभी इन चीजों की चिंता करने के योग्य नहीं हूँ। बूढ़े हुआंग ने चिढ़कर कहा, बेकार। अगर आप भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो क्या आप इन समस्याओं से बच सकते हैं? जब वो दिन आएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे, ये मिंग ने कहा और इस मामले पर चर्चा बंद कर दी। रेंज निर्धारित करने के बाद जियाओ तियान ने स्पेस टाइम स्टेबलाइजर को कैलिब्रेट करना शुरू किया और उसमें स्पेस टाइम क्रिस्टल स्टोन लगाए। ये मिंग द्वारा प्राप्त स्पेस टाइम क्रिस्टल स्टोन का 1/3 से भी कम उपयोग हुआ था। शेष पत्थरों से 2 और स्पेस टाइम स्टेबलाइजर बनाए जा सकते थे। अंतरिक्ष समय स्टेबलाइजर के संचालन के लिए न केवल अंतरिक्ष समय क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता होती है, बल्कि इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत भी होती है। उदाहरण के लिए, इन 13 भूखंडों में से सबसे बड़े क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष समय स्टेबलाइजर को प्रति वर्ष 3 क्वाड्रिलियन शाश्वत सिक्कों की खपत करनी होगी। हालांकि इस भूमि के उत्पादन की तुलना में 3 क्वाड्रिलियन शाश्वत सिक्के वास्तव में कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि इतने बड़े भूखंड के लिए प्रति वर्ष उत्पादित संसाधनों का मूल्य कम से कम 7 या 8 क्वाड्रिलियन या यहाँ तक कि 10 क्वाड्रिलियन भी है। सब कुछ तैयार हो जाने पर जियाओ तियान ने पूछा, भाई क्या हम शुरू करें? ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, शुरू करो। मानव दास स्वर्ग बहुत भीड़भाड़ वाला है। 300 क्वाड्रिलियन श्रम इकाइयों का उपयोग न करना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। अंतरिक्ष समय स्टेबलाइजर किसी पर्वत शिखर जितना विशाल गोलाकार आकार का था और ठीक केंद्र में लटका हुआ था। इसी क्षण जियाओ तियान ने स्टार्ट बटन दबाया और तुरंत ही एक शक्तिशाली बल क्षेत्र ने 5 अरब ली के दायरे को घेर लिया। इस बल क्षेत्र के प्रभाव से अव्यवस्थित अंतरिक्ष समय के नियम पुनर्गठित होकर व्यवस्थित और नियंत्रणीय हो गए। ये मिंग ने विशाल पर्वतों, नदियों और घास के मैदानों को धीरे धीरे अपने सामने प्रकट होते देखा। लगभग 1 घंटे बाद अंतरिक्ष समय की अशांति पूरी तरह से गायब हो गई और अराजक महाद्वीप का ये हिस्सा पूरी तरह से स्थिर हो गया। 5 अरब ली व्यास वाले इस वृत्त के बाहर अभी भी भयानक अंतरिक्ष समय की अशांति थी। यह एक प्राकृतिक अवरोध बन गया जो बाहरी शत्रुओं और खतरों को अलग थलग कर रहा था। ये मिंग अभी भी चैन से नहीं बैठा था। नन्हा मृत्यु प्रकट हुआ और इस क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाने लगा। साथ ही उसने महान लुओ स्वर्गलोक से संपर्क करके इस भूमि पर मानव दास स्वर्ग से जुड़ने वाले कई द्वार स्थापित करवा दिए। जाहिर है जियाओ तियान भी निष्क्रिय नहीं था, उसने भी इसी प्रकार यहाँ स्वर्गलोक महाद्वीप से जुड़ने वाले द्वार स्थापित कर दिए। इस तरह ये मिंग के पास उपयोग करने के लिए उपलब्ध श्रमशक्ति की मात्रा 600 क्वाड्रिलियन तक पहुंच गई। यदि 600 खरबों की आबादी इस भूमि पर आकर बस जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 2 म्यू भूमि आवंटित की जा सकती है। बेशक यह असंभव था। ये मिंग ने अधिकतम 4 मिलियन लोगों को बसाने की योजना बनाई थी। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को 3 म्यू भूमि आवंटित की जा सकती थी और एक परिवार को 10 म्यू से अधिक भूमि दी जा सकती थी।
इस समृद्ध महाद्वीप के उत्पादन के साथ 10 म्यू भूमि एक परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त होगी और फिर भी काफ़ी अधिशेष बचेगा। अगला कदम था महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र के प्रतिबंधों को नीचे लाना और उन्हें सबसे बाहरी परत पर तैनात करके सबसे मजबूत रक्षा व्यवस्था बनाना। अनगिनत वर्षों से कोई भी अराजक प्राणी या भगवान महान लुओ स्वर्ग क्षेत्र की रक्षा व्यवस्था को भेद नहीं पाया था, इसलिए ये मिंग स्वाभाविक रूप से चिंतित नहीं था। जैसे ही छोटी मृत्यु इस महाद्वीप में अपनी जड़ें जमा रही थी, उसने अचानक कहा, बड़े भाई, संरक्षण के वृक्ष के इतने सारे टुकड़े जमीन के नीचे दबे हुए हैं। ये मिंग बेहद खुश था। हालांकि उसे हमेशा से पता था कि अराजक महाद्वीप में संरक्षक वृक्ष के टुकड़े मौजूद हैं, लेकिन पिछले लगभग 1000 बस्तियों में से कोई भी नहीं मिला था। उसने जल्दी से पूछा, कितने हैं? कई हजार टुकड़े हैं, लिटिल डेथ ने कहा, और ये मात्रा में बहुत बड़े हैं, जो गॉडसन सेक्ट के क्षेत्र में खोजे गए टुकड़ों से कहीं अधिक हैं। उद्धरण चिन्ह। ये मिंग ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और कहा, छोटे मौत, क्या इसका मतलब यह है कि इस बार तुम्हारी ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी? उससे भी ज्यादा। छोटी मृत्यु खिलखिलाकर हंस पड़ी, बहुत खुश थी। ये कम से कम 10,000 गुना वृद्धि है। मुझे शुरुआत में संरक्षक वृक्ष का रूप धारण करने में सक्षम होना चाहिए। ये कहने के बाद नन्हा मृत्यु रक्षक वृक्ष के उन टुकड़ों को तेजी से खाने लगा, जिससे उसकी ऊर्जा और भी अधिक बढ़ गई। ये मिंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि नन्हे मृत्यु की आभा लगातार मजबूत होती जा रही है। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। एक भयानक बल क्षेत्र धीरे धीरे प्रकट हुआ और कुछ दिनों बाद यह अंतरिक्ष समय स्टेबलाइजर द्वारा निर्मित बल क्षेत्र को भी पार करने लगा। इससे जियाओ तियान भी घबरा गया और चिल्ला उठा, भाई, नन्हे मौत की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये मिंग कुछ नहीं बोला, बस इतना बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि हम सभी ने संरक्षक वृक्ष को कमा का। अंतरिक्ष समय के स्थिर होने के बाद ओल्ड हुआंग आ गया। वह पिछले कुछ दिनों से चुपचाप ये मिंग के काम का अवलोकन कर रहा था और अब उसने कहा, शाओ तियान सही है, संरक्षक वृक्ष वास्तव में सरल नहीं है। हम अराजकता प्राणियों में पीढ़ियों से चली आ रही एक कहावत है कि इस संरक्षक वृक्ष की उत्पत्ति किसी विशेष युग से होनी चाहिए, ये हमारे युग का नहीं है। ये मिंग, बूढ़े हुआंग, क्या इस रक्षक वृक्ष का जीवित प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा कोई और उपयोग भी है? बिल्कुल, संरक्षकता का वृक्ष संरक्षक देवताओं का सृजन कर सकता है, ओल्ड हुआंग ने कहा। अराजकता के प्रारंभिक विभाजन में इसके द्वारा सृजित सभी संरक्षक देवता भगवान स्तर के विशेषज्ञ थे। ये मिंग चौंक गया, क्या भगवान स्तर के विशेषज्ञ? इसी समय नन्हे मृत्यु की आवाज सुनाई दी, बड़े भाई, मैंने अंततः सभी टुकड़ों को आत्मसात कर लिया है। मुझे लगता है कि वर्तमान में मैं वास्तव में शक्तिशाली हूँ। ये मिंग, लिटिल डेथ, तुम्हारा फोर्स फील्ड बहुत मजबूत है, ये पहले से ही स्पेस टाइम स्टेबलाइजर को प्रभावित कर रहा है। नन्ही मृत्यु, बड़े भाई, उस मशीन को बंद कर दो। मैं अब इस अंतरिक्ष समय को पूरी तरह से स्थिर कर सकती हूँ, मुझे उस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मिंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। क्या सच में? क्या इसे सचमुच बंद किया जा सकता है? शाओ तियान ने बड़ी दृढ़ता से स्पेस टाइम स्टेबलाइजर को बंद कर दिया। वाकई, लिटिल डेथ के फोर्स फील्ड के प्रभाव में स्पेस टाइम स्थिर रहा और इसका असर स्पेस टाइम स्टेबलाइजर से भी बेहतर प्रतीत हुआ। ये मिंग जोर से हंसा, वाह वाह, इस तरह मैं हर साल 3 क्वाड्रिलियन बचा सकता हूँ। बड़े भाई, ओल्ड हुआंग ने अभी जो कहा वह सही है, संरक्षकता का वृक्ष वास्तव में संरक्षक देवताओं का सृजन कर सकता है। पहले मेरा स्तर बहुत कम था और मैं केवल कुछ प्राणियों को ही संरक्षक देवता बना सकता था, लेकिन अब मेरे पास संरक्षक देवताओं का सृजन करने की प्रारंभिक योग्यता है। हालांकि मेरी वर्तमान शक्ति सीमित है और मैं केवल 9वें चरण के सर्वोच्च स्तर पर ही संरक्षक देवताओं का सृजन कर सकता हूँ। ये मिंग को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने पूछा, आप कितने बना सकते हैं? 20 या 30,000 कोई समस्या नहीं है, नन्ही मृत्यु ने कहा। जब मैं संरक्षक वृक्ष के और टुकड़े खाऊंगा तो संख्या की ऊपरी सीमा और भी बढ़ जाएगी। जब मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं भगवान स्तर के संरक्षक देवों का भी निर्माण कर सकता हूँ। ये मिंग बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ये तो बहुत अच्छा है नन्हे मृत्युदेव, मैं इस भूमि का नाम संरक्षक महाद्वीप रखूंगा। अब से इसकी देखरेख की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओल्ड हुआंग, पहले इस जमीन के टुकड़े का विकास करो और बाकी सब कुछ करने से पहले परिणाम देख लो। ये मिंग का भी यही इरादा था और उसने कहा, संरक्षक महाद्वीप को पूरी तरह से विकसित करने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। चाहे उसने कितने ही महान कार्य किए हों, ये मिंग ने कभी भी अपनी साधना नहीं छोड़ी। लिटिल डेथ द्वारा संचालित गार्जियन कॉन्टिनेंट में आकर उसने जल्द ही एकांत साधना का एक और दौर शुरू किया। हालांकि इस बार उसकी साधना पहले से अलग थी, उसे कठिन साधना के लिए एक ही स्थान पर नहीं रहना पड़ा। इसके बजाय वह गार्जियन कॉन्टिनेंट में बार बार प्रकट होता और मार्शल दाओ टोटेम की शक्ति का उपयोग करके उन लोगों को मार्शल ज्ञान प्रदान करता जो कभी गुलाम थे। ये मिंग की वर्तमान शक्ति के साथ मार्शल दाओ टोटेम एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर प्रकट हो सकता था।
इस प्रकार ये गाजियन कॉन्टिनेंट, हेवनली दाओ कॉन्टिनेंट, ह्यूमन स्लेव हेवन और यहाँ तक कि उसके नियंत्रण में आने वाले कुछ महान लोगों जैसे कि 3 सॉवरेन्स ग्रेट वर्ल्ड में भी एक साथ प्रकट हुआ। जहाँ भी मार्शल दाओ टोटेम का मार्शल प्रकाश चमका, लोगों के हृदय प्रेरित हुए और धीरे धीरे मार्शल ज्ञान विकसित हुआ और मजबूत हुआ। मार्शल दाओ टोटेम अत्यंत रहस्यमय था। मानव दास स्वर्ग में एक 3 वर्षीय लड़का खेत में घास काट रहा था, घर जाकर मवेशियों को चारा खिलाने की तैयारी कर रहा था। अचानक आकाश में एक विशाल टोटेम पोल प्रकट हुआ, जिससे असीम चमक निकल रही थी जो चारों दिशाओं और 8 ध्रुवों में फैल रही थी। मार्शल प्रकाश की चमक में कुछ बुनियादी साधना विधियां अचानक बच्चे के मन में प्रकट हुईं और उसने अचेतन रूप से साधना शुरू कर दी। मार्शल दाओ टोटेम न केवल बुद्धि बढ़ाता है और मार्शल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि आस्था की शक्ति को भी ग्रहण करता है। सभी लोग जानते थे कि यह मार्शल दाओ टोटेम महान देवता ये मिंग का है और उन्हीं के द्वारा उन्हें शांतिपूर्ण और सुखी जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी श्रद्धापूर्वक मार्शल दाओ टोटेम के सामने घुटने टेक कर प्रणाम करते हैं। आस्था की शक्ति की एक निरंतर धारा मार्शल दाओ टोटेम पर एकत्रित होने लगती है। विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए लाखों मार्शल दाओ टोटेम उत्तरोत्तर अधिक चमकदार और भव्य होने लगे और उनसे निकलने वाला मार्शल प्रकाश और भी स्पष्ट हो गया। महज एक दिन में ये मिंग ने पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित की और मार्शल दाओ टोटेम 2 भागों में विभाजित हो गए, जिससे उनकी कुल संख्या दोगुनी हो गई और इस प्रकार अधिक लोगों को मार्शल दाओ की चमक प्राप्त करने का अवसर मिला। 2 दिन बाद मार्शल दाओ टोटेम की संख्या फिर से दोगुनी हो गई। ठीक इसी तरह मार्शल दाओ टोटेम की संख्या लगातार बढ़ती गई, प्रतिदिन बढ़ती गई और हर बार दोगुनी हो गई। ये मिंग का विश्वास जितना बढ़ता गया, मार्शल दाओ टोटेम की संख्या उतनी ही बढ़ती गई। मार्शल दाओ टोटेम की संख्या जितनी अधिक होती गई, उसे उतना ही अधिक विश्वास प्राप्त होता गया। यही प्रक्रिया मार्शल दाओ टोटेम के साथ पूर्णता प्राप्त करने की भी प्रक्रिया थी। मार्शल दाओ टोटेम का चमत्कारी पहलू यह था कि लोगों को उनसे जितना अधिक लाभ मिलता था, टोटेम को भी उतना ही अधिक लाभकारी प्रतिफल प्राप्त होता था। 1 महीने बाद ये मिंग के मार्शल दाओ टोटेम ने गाजियन कॉन्टिनेंट और हेवनली दाओ कॉन्टिनेंट के सभी क्षेत्रों को घेर लिया था। जहां भी सूर्य की रोशनी पड़ती थी, वहां मार्शल दाओ टोटेम की चमक फैल जाती थी। इसके परिणामस्वरूप 6 करोड़ से अधिक आम लोगों की मार्शल दाओ की बुद्धि में वृद्धि हुई। उन सभी को ये मिंग का मार्शल दाओ ज्ञान प्राप्त हुआ और अनगिनत लोगों ने धीरे धीरे मार्शल दाओ का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मार्शल दाओ टोटेम के चमत्कारी होने का कारण यह है कि वे न केवल दूसरों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, बल्कि अनुयायियों के मार्शल दाओ ज्ञान को ये मिंग को वापस भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मार्शल दाओ अनुयायी मार्शल दाओ टोटेम के प्रकाश में अपनी साधना में तेजी से प्रगति करता है और एक दिन मार्शल दाओ के किसी गहन सत्य को समझ लेता है, तो उसकी समझ और ज्ञान तुरंत मार्शल दाओ टोटेम को वापस मिल जाता है। इसके बाद मार्शल दाओ टोटेम दूसरे पक्ष की बुद्धि और समझ को प्रत्येक अनुयायी तक पहुंचा सकता है। इस अवस्था में लगभग प्रत्येक मार्शल दाओ अनुयायी प्रतिभावान स्तर का साधक बन जाता है और उनकी प्रगति अत्यंत तीव्र होती है। बेशक यह एक लंबी प्रक्रिया है, शुरुआती परिणाम देखने में कम से कम 10 या 20 साल लगेंगे। ये मिंग चिंतित नहीं थे। मार्शल दाओ टोटेम का फलना फूलना उनकी मार्शल दाओ सभ्यता की स्थापना का पहला कदम था और आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा था। 1 महीने के भीतर न केवल मार्शल दाओ टोटेम की चमक ने गाजियन महाद्वीप को ढक लिया, बल्कि गाजियन महाद्वीप के निवासियों की संख्या भी 1 करोड़ खरब तक पहुंच गई और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। इन 1 करोड़ खरब निवासियों को खेत और बीज आवंटित किए गए और लिटिल डेथ के मार्गदर्शन में उन्होंने सावधानीपूर्वक विभिन्न स्तरों की फसलें बोईं, स्पिरिट फ्रूट्स की खेती की और स्पिरिट बीस्ट्स का पालन पोषण किया। ये मिंग के मार्शल दाओ टोटेम चमत्कारिक गति से आगे बढ़ रहे थे, तभी एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें अपना ध्यान भटकाने और उस मामले को सुलझाने के लिए मजबूर कर दिया। उनसे संपर्क करने वाली नानगोंग वेइवेई थीं, जो मूल रूप से नेबुला पंथ की युवा महिला थीं और जिन्होंने कभी बिना किसी हिचकिचाहट के उनका अनुसरण किया था। अब जब ये मिंग सफल और प्रसिद्ध हो चुके थे, नानगोंग वेइवेई की कोई मांग नहीं थी, उन्होंने किसी पदवी की भी अपेक्षा नहीं की, बल्कि केवल ये मिंग के अधीन विशिष्ट कार्यों को करने पर ध्यान केंद्रित किया। स्वर्गीय दाओ महाद्वीप पर नदी के पास एक ऊंची चोटी पर कई साधारण इमारतें बनी हुई थीं, जो देखने में आम लोगों के घरों जैसी लगती थीं। ये नानगोंग वेइवेई का साधना स्थल था। जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, वे यहाँ आराम करती और तरोताज़ा होतीं। व्यस्त होने पर उनके लोग स्वर्गीय दाओ संप्रदाय में होते थे, इसलिए इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। केवल ये मिंग और कुछ अन्य लोग ही यहाँ आ चुके थे। एक तेज रोशनी नीचे आए और ये मिंग का असली रूप प्रकट हुआ। हाल ही में वह अपने असली रूप का इस्तेमाल बहुत कम करता था, क्योंकि उसके पास कई सारे रूप और कठपुतलियां मौजूद थीं। जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो, वह खुद बाहर नहीं निकलता था। ऐसा करने से उसे पहला अपनी सारी ऊर्जा साधना पर केंद्रित करने का मौका मिलता था और दूसरा खतरे से बचने का। आखिरकार उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह विभिन्न गुटों के खुले हमलों और छिपे हुए तीरों का आसानी से निशाना बन सकता था। इस समय नानगोंग वेइवेई आंगन में अकेली खड़ी थी।
उसकी आकृति कुछ उदास लग रही थी और यह स्पष्ट नहीं था कि वह वहां कितनी देर से खड़ी थी। वेई वेई, उसने पुकारा। नानगोंग वेई वेई धीरे से मुड़ी, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने माफी मांगते हुए कहा, भाई मिंग, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया है। ये मिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, वेई वेई, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मामला मेरा मामला है। मुझे बताओ, असल में क्या हो रहा है? नानगोंग वेई वेई ने धीरे से आह भरी और कहा, ये नेबुला पंथ का गुरु है। उसने मुझसे गुप्त रूप से संपर्क किया और मुझे उससे मिलने के लिए बुलाया। ये मिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नेबुला पंथ के नेता ने आपसे संपर्क क्यों किया? आप उनकी जैविक पुत्री नहीं हैं, आप तो बस उनकी प्रतिनिधि हैं। नानगोंग वेई वेई, क्योंकि उसने कहा कि वह मेरे छोटे भाई के ठिकाने के बारे में जानता है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, नेबुला पंथ की विफलता का कारण शायद तुम और मैं ही थे। नेबुला पंथ का नेता तुमसे बेहद नफरत करता है। इस बार वह तुम्हें धोखे से बुलाकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। नानगोंग वेई वेई ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, भाई मिंग, मेरे माता पिता को उसने नुकसान पहुंचाया था। मुझे पहले लगा था कि इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बचा है। अब जब मुझे पता चला है कि उसका एक छोटा भाई हो सकता है, चाहे ये सच हो या झूठ, मुझे उससे मिलना ही होगा। ये मिंग, वेई वेई, तुम्हें खुद को दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अभी बहुत शक्ति है जिसे मैं जुटा सकता हूँ और मैं जल्दी से सच्चाई का पता लगा सकता हूँ। ये काम नहीं करेगा। नानगोंग वेई वेई ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे सिर्फ 3 घंटे का समय दिया है। अगर वे 3 घंटे के भीतर मुझसे नहीं मिले तो वे मेरे छोटे भाई को मार डालेंगे। ये मिंग इतना गुस्से में था कि उसके दांत दुखने लगे। वह जानता था कि यह मामला नेबुला पंथ के गुरु की चाल हो सकती है, फिर भी वह उसे और समझाने की कोशिश नहीं कर सका, क्योंकि अगर यह सच साबित हुआ तो वह नानगोंग वेई वेई का सामना नहीं कर पाएगा। क्या तुम सचमुच जा रहे हो? उसने पूछा। नानगोंग वेई वेई ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई मिंग, वहां जाना मतलब बहुत बड़े खतरे का सामना करना है जिसमें बचने की संभावना बहुत कम है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आपको मेरा बदला लेने की जरूरत नहीं है। ये मिंग ने ताना मारते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अकेले जोखिम उठाने दूंगा? उस समय हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे और जीवन मरण का सामना एक साथ किया था। नानगोंग वेई वेई ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई मिंग, मैं जानती हूं कि आप मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दे सकती। ये बहुत खतरनाक है। ये मिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम नेबुला पंथ के नेता के नाम को बहुत ऊंचा समझते हो। भले ही वह एक शाश्वत महान देवता हो, मैं निर्भीक हूं। ये शेख ही नहीं थी। उसके पास न केवल अचूक तकनीकें थीं, बल्कि ओल्ड हुआन, समय और स्थान का द्वार और सम्राट देवता मेचा भी थे। इन साधनों के बल पर वह सबसे शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते हुए भी अपनी रक्षा करने में सक्षम था। नानगोंग वेई वेई जानती थी कि ये मिंग ने अपना मन बना लिया है और समझाने बुझाने से वह नहीं बदलेगा। उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, भाई मिंग, धन्यवाद। ये मिंग हंसते हुए बोला, अगर आप मुझे धन्यवाद देते हैं तो आप सचमुच मुझे एक बाहरी व्यक्ति की तरह मानते हैं। नानगोंग वेई वेई का कोमल चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह धीरे से ये मिंग के करीब आए और उसकी बाहों में सिमट गई। ये मिंग ने धीरे से अपनी बाहों को उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटा और शांत स्वर में कहा, वेई वेई, चिंता मत करो। अगर तुम्हारा सच में कोई छोटा भाई है तो मैं उसे जरूर बचाऊंगा। अगर नहीं तो मैं नेबुला पंथ के नेताओं को सबक सिखाकर तुम्हारा गुस्सा निकालूंगा। नानगोंग वेई वेई ने जोर से सिर हिलाया। उसके मन में ये मिंग लगभग सर्वशक्तिमान था और उसे पूरा विश्वास था कि ये मिंग अपना वादा जरूर पूरा करेगा। तारों के विशाल सागर में एक बेहद बड़ा ग्रह था। ये ग्रह इतना बड़ा था कि इसे एक महान ग्रह का दर्जा दिया जा सकता था, फिर भी यह एक ग्रह ही बना रहा। ऐसा लगता था मानो कोई शक्ति इसके विकास को रोक रही हो। इस ग्रह के पास तारों से भरे आकाश में वास्तव में ऐसे हजारों विशाल ग्रह थे जो एक विचित्र तारामंडल का निर्माण कर रहे थे। यदि ये मिंग यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से यह पता लगा लेता कि ये विशाल ग्रह वास्तव में एक विशेष संरचना के अनुसार व्यवस्थित हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। इस समय इन ग्रहों में से सबसे बड़े ग्रह पर नेबुला पंथ के नेता, जिनका नाम है, जो लंबे समय से दिखाई नहीं दिए थे, पूर्व नेबुला पंथ के प्रमुख सदस्यों के एक बड़े समूह के साथ विशाल हॉल में सम्मानपूर्वक खड़े थे। हॉल के बीचों बीच एक सिंहासन था और उस पर एक युवक बैठा था। इस युवक के पास अत्यंत शक्तिशाली आभा थी। वह 9वें चरण का सर्वोच्च विशेषज्ञ था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसने महान दाव के एक अंश को पहले ही स्पर्श कर लिया था, जिससे वह शाश्वत अस्तित्व के बहुत करीब था। उस युवक की बाहें तलवार जैसी थीं और आंखें तारों जैसी चमकीली थीं। वह सुंदर और उदासीन था। उसने नेबुला पंथ के नेता के नाम को घूरते हुए पूछा, क्या स्वर्गीय दाव संप्रदाय के नेता आएंगे? नेबुला पंथ के नेता ने तुरंत जवाब दिया, महान सम्राट को रिपोर्ट करते हुए, ये मिंग और नानगोंग वेई वेई का बेहद करीबी रिश्ता है। नानगोंग वेई वेई जानती हैं कि उनका छोटा भाई मेरे हाथों में है और वह निश्चित रूप से खुद आएंगी। और ये मिंग भी उनके साथ जरूर आएंगे।
युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर वह आया तो कभी वापस नहीं लौटेगा। एक तरफ सुनहरे वस्त्र पहने एक तलवारबाज खड़ा था। वह भी युवा था और उसके पूरे शरीर से एक अत्यंत तीव्र आभा निकल रही थी, मानो कोई दिव्य तलवार आकाश को भेद रही हो। उसने कहा, स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ये पहले से ही एक महाशक्ति बनने के संकेत दे रहा है, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। महान तारा सम्राट का उद्देश्य समस्त मानव जाति और अन्य जातियों पर शासन करना है। हम इस बालक को कैसे आगे बढ़ने दे सकते हैं? नेबुला पंथ के नेता, अगर ये मिंग आज नहीं आया तो तुम मर जाओगे। नेबुला पंथ के नेता ने ठंडे पसीने पोंछते हुए कहा, तलवार मार्शल, निश्चिंत रहें, ये मिंग अवश्य आएगा। ये मिंग की मृत्यु होते ही हम तारा महान गठन को सक्रिय कर सकते हैं, स्वर्गीय दाओ महाद्वीप को हड़प सकते हैं और शक्तिशाली तारा साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। युवा तलवारबाज ने भयावह स्वर में कहा, मैंने उसकी असाधारण शक्ति के बारे में बहुत सुना है। समय आने पर मैं स्वयं उससे लड़कर देखूंगा कि उसकी युद्ध कला श्रेष्ठ है या मेरी तलवारबाजी। सिंहासन पर विराजमान युवक, जिसने स्वयं को महान सम्राट घोषित किया था, हंसते हुए बोला, तलवार सेनापति, आप मूलतः तलवार दाव सभ्यता के सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली थे। ये मिंग शायद आपके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन शत्रु को कम मत समझिए। मैं आप जैसे महान सेनापति को खोना नहीं चाहता। तलवार सेनापति ने झुककर गहरी संवेदना व्यक्त की, आपका शिष्य समझ गया। इसी बीच ये मिंग ने सम्राट देवता मेचा धारण किया, समय और स्थान के द्वार को सक्रिय किया और नानगोंग वेईवेई को नेबुला पंथ के नेता द्वारा बताए गए स्थान पर ले गया। यह एक बहुत बड़ा ग्रह था। जब ये मिंग ने इस ग्रह को देखा तो वह चौंक गया और अवचेतन रूप से बोला, ये तो एक विशाल ग्रह के द्रव्यमान वाला ग्रह है। ये मिंग के आदेश पर लौट आया टाइम स्पेस चाइल्ड काफी उत्साहित था। उसने कहा, कुछ असामान्य जरूर राक्षसी है। इस ग्रह को बहुत पहले ही एक महान दुनिया का दर्जा मिल जाना चाहिए था, तो यह अभी भी एक ग्रह क्यों है? ये मिंग, मानव पूर्वजों की स्मृति में तारामंडल सागर से संबंधित अभिलेख मौजूद हैं। ये तारामंडल सागर उसी स्रोत से उत्पन्न हुआ है जिससे पूर्वज स्रोत महाद्वीप उत्पन्न हुआ था। दोनों का निर्माण अराजकता के प्रारंभिक चरणों में हुआ था। यद्यपि इसका द्रव्यमान पूर्वज स्रोत महाद्वीप जितना विशाल नहीं है, फिर भी यह काफी बड़ा है। पूर्वज स्रोत महाद्वीप के युग में तारामंडल सागर में कई शक्तिशाली सभ्यताएं निवास करती थीं, जिन्हें तारामंडल सागर सभ्यताएं कहा जाता था। उस समय तारामंडल सागर में कई शक्तिशाली सभ्यताएं महाशक्तिशाली थीं और उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। समय स्थान का बच्चा, ये सच है, लेकिन इतने विशाल ग्रह को जन्म देने की क्षमता वास्तव में हैरान करने वाली है। इतना कहकर उसकी आकृति क्षणभंगुर हो गई। ये मिंग जानता था कि उस क्षण समय और स्थान के द्वार ने पहले ही पास के तारामंडल का सर्वेक्षण कर लिया था, इसलिए उसने पूछा, स्थिति क्या है? द टाइम स्पेस चाइल्ड, एक बड़ी खोज हुई है। वास्तव में आसपास 1080 समान विशाल ग्रह हैं और ये ग्रह आपस में जुड़े हुए हैं, जो देखने में एक भयानक विशाल संरचना बनाते प्रतीत होते हैं। ये मिंग चौंक गया, कौन सी शक्ति यह कारनामा कर सकती है? क्या ये देव जाति हो सकती है? कहना मुश्किल है, समय स्थान के बच्चे ने कहा। हमें सावधान रहना चाहिए, ये मिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, कोई बात नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई परम महान ईश्वर हमसे निपटना चाहता हो? अगर ऐसा है भी तो हम सुरक्षित बच निकल सकते हैं। इसी क्षण समय स्थान बालक गायब हो गया और सम्राट देवता मेचा भी ये मिंग के शरीर में छिप गया। वह और नानगोंग वेईवेई ने हाथ पकड़कर ग्रह पर उतरे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ग्रह पर आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में थी, जो स्वर्गीय दाओ महाद्वीप से कम नहीं थी और शायद अराजक महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों के बराबर भी थी। ये सचमुच अविश्वसनीय है। नानगोंग वेईवेई चौंक गई। सचमुच तारा सागर में एक ऐसी जगह है जहां इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये मिंग, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। तारा सागर और पैतृक स्रोत महाद्वीप की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जरा सोचिए, ऐसी उत्कृष्ट जन्मजात परिस्थितियों में यहाँ एक बहुत शक्तिशाली सभ्यता का जन्म होना चाहिए था। उसके बोलने से पहले ही नानगोंग शेंगशी दूर से दिव्य प्रकाश पर सवार होकर आया और अकेला ही वहां पहुंच गया। जब उसने ये मिंग और नानगोंग वेईवेई को देखा तो उसकी आंखों में तीव्र घृणा झलक रही थी और उसने कहा, मैंने तुम दोनों के साथ अच्छा व्यवहार किया, तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? नानगोंग वेईवेई ने अपना सिर झुका लिया। नानगोंग शेंगशी ने सचमुच अतीत में उस पर बहुत स्नेह दिखाया था और उसकी हर इच्छा पूरी की थी। भीतर ही भीतर उसके मन में इस नकली पिता के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता भी थी। ये मिंग ने ताना मारते हुए कहा, नानगोंग शेंगशी, क्या तुम बेशर्म नहीं हो? अपनी बेटी को देववंश में यौन दासी के रूप में शादी से बचाने के लिए तुमने वेईवेई को अपनी बेटी होने का दिखावा किया। अगर मैं न होता तो वेईवेई शायद अभी मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही होती। क्या अब भी तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो कि तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया? ये मिंग, मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया, तुम्हें दिव्य तकनीकें सिखाईं और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया?
नानगोंग शेंगशी ने तीखे स्वर में पूछा। ये मिंग खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैंने कहा था कि तुम बेशर्म हो और तुम सचमुच हो। तुम फूलों को रोपने और पेड़ों को जोड़ने की दिव्य कला का अभ्यास करते हो। क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं था? मैं भी इस तकनीक का अभ्यास करती हूँ, इसलिए तुम्हें देखते ही मुझे इसका एहसास हो गया। क्या तुमने सचमुच मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, या फिर असीम दिव्य कला का अभ्यास करने के बाद तुम मेरा शरीर हथियाने की योजना बना रहे थे? नानगोंग शेंगशी ने गुस्से से कहा, तुम दोनों 1000 मौतों के दोषी हो। आज आए हो तो मर जाओ। ये मिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने पूछा, नानगोंग शेंगशी, क्या वेई वेई का छोटा भाई बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है? उस बात पर मैंने उससे झूठ नहीं बोला। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया और 20 साल के एक मोटे ताजे गोरे आदमी को पकड़ लिया, जो सूअर की तरह मोटा था, और उसे ऊपर उठा लिया। वह इतना मोटा था कि उसका आकार इंसान जैसा नहीं लग रहा था, एक सामान्य व्यक्ति के वजन से कम 5 या 6 गुना ज्यादा, और उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थीं कि बस पतली पतली दिख रही थीं। नानगोंग वेई वेई दंग रह गई। क्या यह उसका छोटा भाई था? वह इतना मोटा क्यों था? नानगोंग शेंगशी ने ताना मारते हुए कहा, जब मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा था तब ये लड़का अभी पैदा ही हुआ था। दया भाव से मैंने उसे अपने सेवक के पास पालने के लिए भेज दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना निकम्मा होगा। बचपन से ही सिर्फ पेट भरना जानता है, साधना में उसकी कोई रुचि नहीं है। परिणामस्वरूप वह इतना खा गया कि उसकी यह हालत हो गई। उसे देखकर क्या तुम दोनों अब उसे अपनाना भी नहीं चाहते? बहन, अचानक जब उस मोटे आदमी ने नानगोंग वेई वेई को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली जिसने सीधे नानगोंग शेंगशी को धक्का देकर दूर कर दिया, और पलक झपकते ही वह ये मिंग और नानगोंग वेई वेई के बगल में पहुंच गया। ये दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। आखिर हो क्या रहा था? इस मोटे आदमी की हरकतें तो हद से ज्यादा फुर्तीली थीं। उस मोटे आदमी की भरी पूरी बाहों ने नानगोंग वेई वेई को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोला, बहन, आखिरकार हम फिर से मिल गए। मैंने इन बीते वर्षों में कितना कष्ट सहा है। कुछ पल स्तब्ध रहने के बाद नानगोंग वेई वेई भी रोने लगी। अच्छे भाई, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? हाँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। जब मैं छोटी थी मेरे दत्तक पिता ने मुझे सच बताया था, लेकिन मैंने हमेशा अनजान होने का नाटक किया, सबको धोखा दिया, और मैं तुमसे एक से अधिक बार छुपकर मिलने आई थी, इसलिए मैं तुम्हें पहचानती हूँ। वो मेरी बहन, ये मिंग ने उत्सुकता से पूछा, तुम इतने मोटे क्यों हो? उस मोटे आदमी की संकीर्ण आंखें ये मिंग को घूर रही थीं और उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा जीजा हूँ, ये मिंग ने घूरते हुए कहा। उसे उस मोटे आदमी से थोड़ी शत्रुता महसूस हो रही थी। उस मोटे आदमी ने गुस्से से कहा, क्या तुम मेरी बहन के लायक हो? जब नानगोंग वेई वेई ने ये मिंग की यह बात सुनी तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने खंडन नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने भाई को डांटते हुए कहा, छोटे भाई, बदतमीजी मत करो। जल्दी बताओ, तुम इतने मोटे कैसे हो गए? मोटे आदमी ने हंसते हुए कहा, बहन, मुझे बचपन से ही स्वर्गीय भक्षक पूर्वज की सच्ची विरासत प्राप्त है और मैं स्वर्गीय भक्षक दिव्य कला का अभ्यास करता हूँ। मेरे मोटेपन से धोखा मत खाना, मेरी ताकत कम नहीं है। मैं अब छठे सर्वोच्च चाचा बन चुका हूँ। नानगोंग वेई वेई आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थी। उन्होंने कहा, यह बहुत बढ़िया है। मोटे आदमी को भागते देख नानगोंग शेंगशी आश्चर्यचकित तो हुआ, लेकिन चिंतित नहीं हुआ। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, ठीक है, तुम सब एक साथ मर जाओ। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। अगले ही पल उनके चारों ओर मौजूद 36 विशाल तारों ने अचानक अपनी स्थिति बदल ली और एक भयानक क्षेत्र बल उत्पन्न कर दिया। इस क्षेत्रीय बल ने अंतरिक्ष समय को मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे ये मिंग, नानगोंग वेई वेई और मोटे आदमी पर असर पड़ा। हा हा हा, नानगोंग शेंगशी की आवाज़ आई, ये मिंग, कैसा लग रहा है? ये स्वर्गीय तारा संहारक सरनी अमर प्राणियों को फंसाकर मार सकती है। देखते हैं तुम कैसे बच निकलते हो। अंतरिक्ष समय के बच्चे ने तुरंत अंतरिक्ष समय को खोल दिया और उनके साथ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने शाप देते हुए कहा, धिक्कार है, अंतरिक्ष समय बंद है, हम बाहर नहीं निकल सकते। ये मिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत इंपीरियल डिवाइन मेचा को सक्रिय किया और नानगोंग वेई वेई और उस मोटे आदमी को मेचा के अंदर ले आया। उसने दहाड़ लगाई, मुक्का मारा और एक विशाल प्रकाश की स्क्रीन प्रकट हुई, जिसने उनके सामने का रास्ता रोक दिया। धमाका, मेका की लोहे की मुट्ठी प्रकाश की स्क्रीन पर जोर से टकराई, जिससे तेज रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश की स्क्रीन एक पल के लिए मंद हुई और फिर पूरी तरह से अक्षुण्ण होकर अपनी मूल स्थिति में लौट आई। इस समय दक्षिणी उद्यान अंतरिक्ष समय की उथल पुथल से भरा हुआ था और भयानक शक्तियां लगातार दबाव डाल रही थीं, शाही दिव्य मेका को कुचलने का प्रयास कर रही थीं। अंतरिक्ष समय का बच्चा, ये तो बुरा है। मैं इस स्वर्गीय तारा संहारक सरनी को जानता हूँ, इसे 11वीं संहारक सरनी के नाम से जाना जाता है।
इनमें से प्रत्येक 36 विशाल तारा एक विशाल ग्रह के आकार के बराबर है। इनके द्वारा निर्मित सरणी 36 शाश्वत महान देवताओं के संयुक्त बल से बनी एक सरणी के समतुल्य है। हम बच नहीं सकते। शाही दिव्य यंत्र से चरमराहट की आवाज आई। यह अत्यधिक दबाव के कारण झुकने लगा था और यंत्र के अंदर छिपे ये मिंग को भी भारी दबाव महसूस हो रहा था। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, हम मरने वाले हैं, मोटे आदमी ने घबराहट से भरी आवाज में चिल्लाया। नानगोंग वेईवेई ने ये मिंग की ओर देखा और क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, मैंने आपको फंसा दिया है। मेरी प्यारी बहन, ये कैसा समय है और अब भी तुम्हें किसी से माफी मांगने का मन कर रहा है। मोटा आदमी लगभग रोने ही वाला था। ये मिंग मुस्कुराया, मैं तुम्हारे हाथों फंसने को तैयार हूं, लेकिन हिम्मत मत हारो, हम बच निकलने में कामयाब भी हो सकते हैं। भागना? हम कैसे भागेंगे? उस दरवाजे पर लिखा है कि यह घातक संयोजन 36 महान देवताओं के संयुक्त बल के बराबर है, हम भला कैसे भाग सकते हैं? मोटे आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। नानगोंग वेईवेई ने हाथ बढ़ाकर अपने भाई के चमकदार गोल-मटोल सिर को सहलाया और कहा, भाई, मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता। बहन, मेरा नाम मेंग यी है। मेंग यी? ये मिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, यह नाम वाकई अर्थपूर्ण है। नानगोंग मेंग यी ने गुस्से से कहा, मैं मेंग यी हूँ, मेंग यी नहीं। क्या तुम्हारे कानों में कुछ खराबी है? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे जीजा हो, मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं लोगों को मारते समय बहुत उग्र हो जाता हूँ। ये मिंग ने उसके कंधे पर थपथपाया। आखिर वह उसका जीजा था, इसलिए उसे नाराज करना ठीक नहीं था। उसने कहा, मेंग यी, डरो मत, मेरे पास भागने का रास्ता है। नानगोंग मेंग यी प्रसन्न हुई, क्या तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता है? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? मुझे जीजाजी कहिए, मैं आपको बता दूंगा, ये मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। नानगोंग मेंग यी ने नानगोंग वेईवेई की ओर देखा और अपनी बहन के शर्मीले भाव को देखकर समझ गया कि वह सहमत है। उसने तुरंत कहा, जीजाजी, प्यारे जीजाजी, कृपया मुझे जल्दी बताइए। ये मिंग ने अराजकता सभा में जीता हुआ विपत्ति पारगमन का दिव्य ताबूत बाहर फेंक दिया। उसने एक मंत्र पढ़ा और दिव्य ताबूत से दिव्य प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने शाही दिव्य यंत्र को अंदर खींच लिया। दिव्य कष्ट मुक्ति के ताबूत के भीतर एक अलग स्थान था, एक छोटी सी दुनिया जो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन लाखों लोगों को समाहित करने के लिए पर्याप्त थी। भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, प्रकाश भरपूर था और फूल और घास थे। भीतर उन्हें बाहर से कोई दबाव महसूस नहीं होता था और यह अत्यंत शांतिपूर्ण था। यह क्या चीज़ है? नानगोंग मेंग यी ने उत्सुकता से पूछा। ये मिंग, महाविपदा से बचने के लिए अराजकतावादी प्राणियों द्वारा दिव्य संकटकालीन ताबूत बनाया गया था। हालांकि यह महाविपदा से पूरी तरह बचने के लिए विश्वसनीय नहीं है, लेकिन इस तरह के घातक आक्रमण का सामना करने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। अंतरिक्ष समय के द्वार ने हंसते हुए कहा, अच्छा, इससे हम सुरक्षित रहेंगे। ये मिंग, इस स्वर्गीय तारा संहारक सरणी के संचालन में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए वे शायद इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएंगे। हमें भागने की जरूरत नहीं है, हम अंदर ही इंतजार करेंगे। नानगोंग मेंग यी दिल खोलकर हंसे, जीजाजी तो कमाल के हैं, सचमुच जीजाजी होने के लायक हैं। लेकिन जीजाजी, क्या यहाँ खाने के लिए कुछ है? ये मिंग ने तुरंत अपने बहनोई के मनोरंजन के लिए कई आध्यात्मिक फल और दिव्य पेय निकाले, जिन्हें उन्होंने खुशी खुशी खाया और बार बार कहा कि उन्हें सही बहनोई मिल गया है। इसी बीच नानगोंग शेंगशी तारा महल में प्रकट हुए और तारा सम्राट को प्रगति की रिपोर्ट दी। स्वर्गीय तारा संहार प्रणाली सक्रिय होने पर तारा सम्राट मुस्कुराए और बोले, ये मिंग तो सचमुच शाश्वत स्तर का कवच पहनकर आया है। मैंने उसे कम आंका था, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे वह सच्चा शाश्वत महान देवता ही क्यों न हो, स्वर्गीय तारा संहार प्रणाली उसे दबाकर मार सकती है। जियान चेन ने कहा, महान सम्राट, ये बहुत दुख की बात है कि मैं उनसे लड़ नहीं सका। मुझे बहुत अफसोस है। इसी क्षण स्टार सम्राट ने उंगली उठाई और नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें ये मिंग के साथ हो रही हर बात दिखाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि वह शाही दिव्य यंत्र धारण किए हुए संघर्ष कर रहा था और भयानक अंतरिक्ष समय के दबाव में यंत्र से कर्कश ध्वनि निकल रही थी। कितनी अफसोस की बात है, अगर ये मिंग मेरे हाथ में होता तो वह निश्चित रूप से प्रतिभा का स्तंभ होता, स्टार सम्राट ने अफसोस जताते हुए आह भरी। नानगोंग शेंगशी मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस बालक में बहुत महत्वाकांक्षा है और यह किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। इसे मार डालना ही सही विकल्प है। उसके बोलने से पहले ही अधिकारी हैरानी से चौंक उठे। दरअसल ये मिंग ने अचानक एक ताबूत फेंका, फिर उसमें कूदकर गायब हो गया और वह ताबूत आकाश में तैरता रहा, मानो उस पर स्वर्गीय तारा संहारक तंत्र का कोई असर ही न हुआ हो। यह क्या है? तारा सम्राट का चेहरा ठंडा पड़ गया और उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। नानगोंग शेंगशी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बुदबुदाया, क्या ये पौराणिक दिव्य कष्ट मुक्ति ताबूत हो सकता है?
असंभव, ये दिव्य कष्ट मुक्ति ताबूत अराजकता प्राणियों का खजाना है, यह उसके हाथों में कैसे हो सकता है? हाँ, ये सही है, यह विपत्ति पारगमन का दिव्य ताबूत है, एक अधिकारी ने आह भरते हुए कहा। इस दिव्य ताबूत के साथ स्वर्गीय तारा संहार सरनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्टार सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, बकवास, किसी ने भी विपत्ति पारगमन के दिव्य ताबूत के बारे में सूचना क्यों नहीं दी? नानगोंग शेंगशी ने तुरंत कहा, महाराज कृपया अपना क्रोध शांत करें। ये मिंग के पास वास्तव में इतना भारी खजाना है, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि भले ही उसके पास सुरक्षा के लिए दिव्य ताबूत है, वह स्वर्गीय तारा संहारक से बच नहीं सकता। क्यों न हम उसे तब तक फंसाए रखें जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। बेवकूफ, बोलने वाले मंत्री ने ताना मारा। स्वर्गीय तारा संहारक सरनी को एक दिन चलाने में 30 खरब शाश्वत सिक्के खर्च होते हैं, जो एक वर्ष में एक चतुर्भुज शाश्वत सिक्के होते हैं। उसे फंसाने के लिए हमारे पास कितना समय है? 1 वर्ष, 10 वर्ष? क्या आप संसाधन उपलब्ध कराएंगे? नानगोंग शेंगशी ने मंत्री के प्रति द्वेष रखते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। बोलने वाला मंत्री महान सम्राट के अधीन एक रणनीतिकार था, जो युद्धाभ्यास में अत्यंत कुशल था। उसने कहा, महामहिम, मेरी विनम्र राय में ये मिंग को तुरंत रिहा कर दें और फिर भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए उसके साथ मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए मित्रता स्थापित करें। महान सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उससे दोस्ती कायम करना। तलवार मंत्री ने फटकार लगाते हुए कहा, रणनीतिज्ञ, ये मिंग किस तरह का व्यक्ति है? क्या वह महान सम्राट के साथ मित्रता करने के योग्य है? मेरा कहना है कि उसके बारे में चिंता न करें, उसे छोड़ दें। महान तारा सम्राट ने ठंडी सी आवाज निकाली, न सहमत हुए न असहमत। रणनीतिकार ने कुछ देर सोचा और कहा, यदि हम उससे मित्रता करने का तरीका छोड़ दें तो केवल एक ही रास्ता है। स्वर्गीय तारों का द्वार खोलें और विपत्ति से गुजर रहे दिव्य ताबूत को अनंत उजाड़ खंडहरों में निर्वासित कर दें। यह विधि उत्कृष्ट है। महान सम्राट अंततः संतुष्ट हो गए। वे अनंत निर्जन खंडहर वह युद्ध क्षेत्र थे जहां सृष्टि के आरंभ में अराजकता के भीतर सबसे शक्तिशाली प्राणियों का जन्म हुआ था। अराजकता में जन्मे सर्वोच्च प्राणियों के पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। उनकी संहारक प्रवृत्ति और युद्ध प्रवृत्ति अनंत काल तक बनी रहती थी, जिससे अनंत निर्जन खंडहर अत्यंत खतरनाक बन जाते थे। यहाँ तक कि शाश्वत महान देवता भी आसानी से प्रवेश करने का साहस नहीं करते थे। अनंत निर्जन खंडहर सभी आयामों में सबसे खतरनाक स्थानों में से एक थे और अपार प्रसिद्धि रखते थे। ये मिंग और उसके साथी तीनों विपत्ति पार करने वाले दिव्य ताबूत के अंदर छिपे हुए थे, फल खा रहे थे और शराब पी रहे थे, बड़े ही सलीके से और आराम से, भागने का कोई संकेत नहीं दे रहे थे। नानगोंग मिंगई पेट भरकर खा रहा था और बार बार ये मिंग की एक योग्य और अच्छे साले के रूप में प्रशंसा कर रहा था। ये मिंग हमेशा अपने दैनिक जीवन की देखरेख के लिए कई अमर महिला रक्षकों को अपने साथ रखता था। इन अमर महिला रक्षकों ने हर चीज को सुव्यवस्थित ढंग से संभाला और यहाँ तक कि इस छोटी सी दुनिया में ये मिंग के लिए एक महल भी बनवाया। वह महल एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ झील से घिरा हुआ था, जिसमें बगीचे जैसी बनावट और बेहद खूबसूरत दृश्य थे। कुछ समय तक एक बाहरी व्यक्ति की तरह रहने के बाद नानगोंग मेंगई ने आखिरकार गौर किया कि उसकी बहन नानगोंग वेवेई की निगाहें उसके बहनोई के प्रति उत्तरोत्तर कोमल और मधुर होती जा रही थीं, रेशम के धागों की तरह नर्म, उसके चारों ओर लिपटी हुई। अहम जीजाजी, आपके भाई को नींद आ रही है और वह थोड़ी देर के लिए सोने जा रहे हैं। आप अपना काम जारी रख सकते हैं, जारी रखिए। इतना कहकर वह शरारती हंसी के साथ चले गए। नानगोंग वेईवेई का चेहरा और भी लाल हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या होगा या वह जिंदा बच पाएगी या नहीं, फिर भी उसे जरा भी डर नहीं था, बल्कि आज की परिस्थितियों से वह कुछ हद तक खुश थी। अपने प्रिय व्यक्ति के करीब रह पाना, इससे ज्यादा अनमोल और क्या हो सकता है। कुछ देर बाद वह ये मिंग के आलिंगन में झुक गई। ये मिंग अब नौसिखिया नहीं था, वह लड़कियों को रिझाने के कई गुर सीख चुका था। उसने एक हाथ उसकी पतली कमर पर लपेटा और दूसरा हाथ नानगोंग वेईवेई के स्तन पर रखा, कभी पकड़ता तो कभी सहलाता रहा। ये मिंग की हथेली का दबाव महसूस करते हुए नानगोंग वेईवेई ने एक हल्की सी आह भरी और सचमुच ये मिंग के बड़े हाथ को कसकर पकड़ लिया। ये मिंग मुस्कुराया और हाथ उठाकर उसके कॉलर पर फिसलते हुए उसके गर्म, मुलायम और लचीले स्तनों को छू लिया। उसका हाथ छोटा नहीं था, लेकिन इस समय वह उसे पूरी तरह से पकड़ नहीं पा रहा था, जिससे पता चलता था कि नानगोंग वेईवेई के स्तन काफी बड़े थे। भाई मिंग, आप मुझे क्यों छू रहे हैं? नानगोंग वेईवेई ने पूछा, हालांकि उसे जवाब भली भांति पता था। ये मिंग ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि आपको यहाँ खुजली हो रही है, इसलिए मैं आपकी खुजली मिटाने में मदद कर रहा हूँ। नानगोंग वेईवेई अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी और डांटते हुए बोली, मैं तुम्हें खुजली नहीं करने दूंगी। ठीक है, तो मैं खुजली नहीं करूंगा। नानगोंग वेईवेई ने अचानक एक हल्की सी चीख निकाली। पता चला कि ये मिंग ने खरोंचना बंद कर दिया था और चुटकी काटने लगा था, खासकर एक गुलाबी अंगूर को चुटकी काट रहा था। इस समय नानगोंग वेईवेई को संकोच की कोई परवाह नहीं थी।
एक हल्की सी आह के साथ उसने खुद को ये मिंग के आलिंगन में झोंक दिया और उसका पहला बटन खोल दिया। भाई मिंग, मुझे ले चलो, उसने धीरे से फुसफुसाया। भेड़िए के मुंह में प्रवेश करने वाली भीड़ को देखकर भेड़िया स्वाभाविक रूप से उस मांस को नहीं छोड़ेगा। उसने धीरे से नानगोंग वेईवेई के कपड़े उतारे और उसके सामने एक सुंदर सफ़ेद शरीर प्रकट हुआ, मानो उसे कीमती जैद से तराशा गया हो। ये मिंग इस काम में माहिर था। उसने देखते ही देखते नानगोंग वेईवेई को तैयार कर लिया और सीधे अंदर चला गया। ये भीषण संघर्ष कई घंटों तक चला। नानगोंग वेईवेई की चीखें लहरों की तरह उठती रहीं। एक पल वह कहती कि वह मर रही है, अगले ही पल वह कहती कि वह जीवित है। एक पल वह कहती कि उसे असहजता हो रही है, और अगले ही पल वह कहती कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि ये मिंग वह काम कर रहा था, उसकी इंद्रियां तेज थीं। उसने महसूस किया कि विपत्ति से गुजर रहा दिव्य ताबूत एक सुरंग में धकेला जा रहा है और जल्द ही एक अजीब और खतरनाक जगह में प्रवेश कर रहा है। हालांकि अभी इन बातों की चिंता करने का समय नहीं था। उसने अपना हौसला बढ़ाया और उस सुंदरता से मुकाबला किया। उत्तरार्ध में नानगोंग वेईवेई के गर्भ में भ्रूण ऊर्जा का निर्माण शुरू हो चुका था। वह स्पष्ट रूप से एक संतान चाहती थी। जब उसने पहली बार ये बिंगमैन को देखा तो उसका दिल लगभग पिघल गया। हालांकि वह उस बच्ची से प्यार करती थी, लेकिन वह उसकी अपनी जैविक संतान नहीं थी, इसलिए वह भी एक संतान चाहती थी, और वह भी बेसब्री से। अब जब यह अवसर दुर्लभ था तो वह इसे कैसे छोड़ सकती थी। ये मिंग ने स्वाभाविक रूप से भ्रूण की ऊर्जा के संघनन को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, हमारा बच्चा मुझसे अधिक शक्तिशाली होगा। इस प्रकार नानगोंग वेईवेई ने ये मिंग के शरीर से जीवन ऊर्जा की एक धारा फूटते हुए महसूस की, जो लगातार उसके गर्भ में प्रवाहित होकर भ्रूण की ऊर्जा में समाहित हो रही थी। ये जीवन ऊर्जा ये मिंग का सबसे अनमोल जीवन स्रोत थी। ये मिंग ने अपने जीवन में कई सौभाग्यशाली घटनाओं का अनुभव किया था, आध्यात्मिक स्रोतों का सेवन किया था, जीवन सार द्रव का उपभोग किया था और सृष्टि के दिव्य गर्जन और उत्पत्ति की बिजली का अनुभव किया था। उसका शरीर और बुद्धि आम लोगों से कहीं अधिक थी। जीवन की इस आभा में न केवल प्रबल जीवन शक्ति समाहित थी, बल्कि ये मिंग का सर्वोच्च ज्ञान भी समाहित था। शक्ति के प्रति ये मिंग की समझ एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। गर्भ में इन शक्तियों के प्रवेश के बाद उन्होंने तुरंत गहन जीवन जादू सरणी का निर्माण किया। स्वतः ही दिव्य सरणियों का निर्माण हुआ और अनेक रहस्य प्रकट हुए। नानगोंग वेईवेई ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि भ्रूण की ऊर्जा सूक्ष्म से ठोस रूप में परिवर्तित होकर अंततः एक भ्रूण में परिणत हो गई। ये भ्रूण इतना छोटा था, केवल तिल के दाने के आकार का, फिर भी इसमें असीम शक्ति और अनंत ज्ञान समाहित था। इसके बाहर 5 परतों के प्रभामंडल थे। ये 4 प्रभामंडल ये मिंग के मार्शल दाव की दीप्ति और 3 प्रमुख छापें थीं, जो क्षरण की शक्ति, प्रतिघात की शक्ति और कवच भेदन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थीं। अंतिम परत प्रकाश की शक्ति थी, जिसे नानगोंग वेईवेई ने भाग्य के गुप्त क्रिस्टल का अध्ययन करने के बाद समझा था। चारों प्रभामंडलों के बाहर सैकड़ों और प्रकाश किरणें टिमटिमा रही थीं। ये वे दिव्य शक्तियां थीं जिनका ये मिंग ने अभ्यास किया था। वे गुप्त क्रिस्टल थे जिन्हें उसने आत्मसात किया था, इत्यादि। इनमें से प्रत्येक भ्रूण के लिए अपार लाभ पहुंचा सकती थी। अनेक प्रकाशों के आवरण में भ्रूण तेजी से बढ़ रहा था। नानगोंग वेईवेई का हृदय कांप उठा और उसने जल्दी से कहा, भाई मिंग, आपकी खपत बहुत अधिक है। वास्तव में साधकों के लिए मानव का निर्माण करना शारीरिक रूप से बेहद कठिन कार्य था। उदाहरण के लिए, इस बार ये मिंग ने अपनी जीवन शक्ति का 10वां हिस्सा सीधे इस्तेमाल किया। नानगोंग वेईवेई ने तो और भी अधिक मेहनत की। उन्होंने अपनी जीवन शक्ति का लगभग 5वां हिस्सा भ्रूण में पूरी तरह से समाहित कर दिया, और यहाँ तक कि अपनी बहुमूल्य प्रकाश शक्ति का आधा हिस्सा भी भ्रूण को दे दिया, जो उनके अथक परिश्रम को दर्शाता है। ये मिंग मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हारा बलिदान मेरे बलिदान से भी बड़ा नहीं है? माता पिता के रूप में हम तो बस यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ और मजबूत हों, भला अपने लाभ हानि की परवाह कौन करेगा। नानगोंग वेईवेई का दिल खुशी से भर गया। ये मिंग बच्चे को बहुत प्यार करता था, और एक माँ होने के नाते वह भी वैसा ही महसूस करती थी। भाई मिंग, हमारे बेटे का नाम क्या होगा? उसने अचानक पूछा। ये मिंग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि यह बच्चा जरूर थोड़ा बदमाश निकलेगा, इसलिए चलो इसका नाम ये हुआई रखते हैं। नानगोंग वेईवेई जोर से हंस पड़ी। ठीक है, उसे शियाओ हुआई कहना भी ठीक है। ये मिंग ने अपनी आस्तीन हिलाई और उन दोनों के सामने एक प्रकाशमय स्क्रीन प्रकट हुई, जिस पर बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा था। उस समय महान सम्राट के आदेशानुसार विपत्ति से गुजरने वाले दिव्य ताबूत को अनंत निर्जन खंडहरों में धकेल दिया गया था। दिव्य ताबूत धीरे धीरे तैर रहा था। उसके आगे लाल रंग का एक विशाल बादल था, जो लगातार बदल रहा था और घातक ऊर्जा से भरा हुआ था। इस दृश्य को देखते हुए भी ये मिंग और नानगोंग वेईवेई के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या है? उसने आश्चर्य से पूछा। तारांकन सस, तारांकन। जैसे ही दिव्य ताबूत लाल रंग की धुंधली आकृति के पास पहुंचा, उसके भीतर से एक चमकदार खून के रंग की तलवार जैसी रोशनी निकली और उसने दिव्य ताबूत पर भयंकर प्रहार किया। तारांकन धमाका। तारांकन।
शक्तिशाली दिव्य ताबूत वास्तव में बुरी तरह हिल गया, जिससे नानगोंग मेंगई भी जाग गई और एक अजीब सी चीख के साथ बाहर भागी। जीजाजी, क्या हुआ? ये मिंग का चेहरा गंभीर था और उसने कहा, हम एक भयावह जगह में प्रवेश कर चुके हैं। नानगोंग मेंगई ने बस एक नज़र डाली और चीखते हुए बोली, हम मर गए। इस बार तो हम मर ही गए। हम सचमुच अनंत निर्जन खंडहरों में प्रवेश कर चुके हैं। क्या ये अनंत निर्जन खंडहर हैं? ये मिंग आश्चर्यचकित रह गया। क्या यह नहीं कहा गया था कि इस स्थान को बहुत पहले सील कर दिया गया था और इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता? नानगोंग मेंगई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, स्टार ग्रेट सम्राट ने वर्षों पहले वीरान खंडहरों में जाने का रास्ता खोज लिया था। अफसोस, हम बाहर नहीं निकल सकते। वीरान खंडहर खतरों से भरे हैं, शायद ये दिव्य ताबूत भी इसे रोक ना पाए। ये मिंग लगातार बरस रही रक्तरंजित तलवार की रोशनी को घूरता रहा और खुद को रोक नहीं पाया। पता नहीं किस शक्ति ने इस तलवार की रोशनी में इतनी घातक शक्ति डाली है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। अगर ये तलवार नीचे की ओर वार करे तो मेरा सम्राट देव यंत्र भी 2 टुकड़ों में कट जाएगा। नानगोंग मेंगई, ये तो स्वाभाविक है। अराजकता के आरंभ से ही उन राक्षसों में सबसे कमजोर भी दाव रूपांतरण क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा थे, और यहाँ तक कि स्वर्ग उद्घाटन क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा भी मौजूद थे। क्या आपको ये भयावह लगता है या नहीं? ये मिंग, भले ही यह कितना भी भयानक क्यों न हो, यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। यह विपत्ति पार करने वाला दिव्य ताबूत इन खतरों को रोकने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि हम कुछ समय के लिए बाहर नहीं निकल सकते, तो क्यों न अराजकता युग के इन शक्तिशाली लोगों की घातक मंशा को समझें। हम शायद कुछ दाववादी जादू भी सीख सकें। तभी सम्राट देव यंत्र ने अचानक एक सूचना भेजी। ये मिंग प्रसन्न हुआ और बोला, मैं लगभग भूल ही गया था, जब अस्लान सभ्यता ने इस सम्राट देव यंत्र का निर्माण किया था तो ये केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि युद्ध तकनीकों की गणना के लिए भी था। दरअसल जिस युग में अस्लान सभ्यता स्थित थी, उस युग में अनंत निर्जन खंडहरों जैसे कई स्थान थे, जिनमें से कुछ अराजक प्राणियों द्वारा और कुछ पिछले युगों के शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा छोड़े गए थे। मेचा की ताकत बढ़ाने के लिए अस्लान सभ्यता ने विशेष रूप से सम्राट देवता मेचा का निर्माण किया, ताकि वह उन शक्तिशाली मार्शल स्किल्स को एकत्रित और परिपूर्ण कर सके। ये कहने के बाद ये मिंग ने सम्राट देव यंत्र को सुसज्जित किया और दिव्य ताबूत से बाहर निकलकर उसके पीछे छिप गया। उसी क्षण तलवार की रोशनी की एक हल्की सी किरण उस पर पड़ी। बाहर होने के कारण ये मिंग ने एक तीव्र घातक ऊर्जा का अनुभव किया और उसका खून जम सा गया। घातक ऊर्जा के उस भयानक क्षेत्र के कारण सम्राट देव यंत्र की गति भी धीमी हो गई। वाह, कितना शक्तिशाली! उसने विस्मय से कहा, अगर मैं ये तलवारबाजी की तकनीक और युद्ध कौशल सीख लूं तो सम्राट देवता की शक्ति में निश्चित रूप से बहुत अधिक वृद्धि होगी। ये सोचते हुए उसने सम्राट देवता को सक्रिय किया और शतरंज सरणी की चौथी परत का उपयोग सम्राट देवता मेका की गणना में सहायता के लिए किया। सम्राट देवता मेका की अपनी शक्तिशाली गणना क्षमता के साथ मिलकर दोनों ने डेटा साझा किया और जल्द ही उस ब्लेड प्रकाश में छिपे रहस्य को देख लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगभग 3 दिनों के बाद सम्राट देवता ने अंततः इस तलवारबाजी तकनीक को पूरी तरह से दर्ज कर लिया। फिर इसका विश्लेषण और इसमें बदलाव करके युद्ध कौशल का एक ऐसा समूह बनाया जो इसके और ये मिंग के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त था। रक्त तलवार की 3 शैलियाँ। नानगोंग मेंगई ने ये मिंग को लौटते हुए देखा और पूछा, जीजाजी, क्या आप अपनी साधना में सफल हुए? ये मिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेंगई, क्या तुम इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहती हो? हालांकि नानगोंग मेंगई उसे जीजाजी कहकर पुकारता रहता था, लेकिन मन ही मन वह ये मिंग को ज्यादा महत्व नहीं देता था। आखिर वह खुद 6 चरणों वाला सर्वोच्च योद्धा था, जबकि ये मिंग का स्तर केवल 9वें दीर्घायु स्तर के बराबर था। वह मुस्कुराया, ठीक है, छोटा भाई जीजाजी को उस तलवार की ताकत परखने में मदद करेगा। दोनों एक दूसरे से 100 कदम की दूरी पर खड़े थे। नानगोंग मेंगई के चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। ये मिंग ने बस अपनी आस्तीन झटक दी, जिससे खून के रंग की तलवार की एक चमक आगे की ओर निकली। चमक हल्की थी, स्पष्ट रूप से पूरी ताकत से बहुत दूर। तलवार की रोशनी को पास आते देख नानगोंग मेंगई मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे एक सफ़ेद भंवर उत्पन्न हुआ जिसने वार को रोक दिया। ये भंवर एक दिव्य क्षमता थी जो उसने स्वर्ग भक्षण दिव्य कला के अभ्यास से प्राप्त की थी, जिसे भक्षण स्वर्ग भंवर कहा जाता है, जो किसी भी हमले को बेअसर करने में सक्षम है। फिर भी जैसे ही तलवार की रोशनी पास आए, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। भंवर 2 भागों में बंट गया। वार थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी नानगोंग मेंगई तक पहुंच गया। वह चीख पड़ा, जीजाजी, दया कीजिए। तलवार की चमक उससे 3 फीट की दूरी पर बिखर गई। माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए उसने हैरानी से पूछा, जीजाजी, आपने कितनी ताकत लगाई? 10% से भी कम, ये मिंग ने शांत भाव से कहा। अगर मैंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। शानदार, सचमुच शानदार। नानगोंग मेंगई ने अंगूठा ऊपर करके खुशी जाहिर की। मेरी क्षमता की सीमाओं के कारण मैं अभी भी रक्त तलवार के 3 रूपों की पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता, ये मिंग ने कहा।
लेकिन अगर मैं सम्राट देवता मेका के साथ यह चाल चलूं तो मैं अमरता के विशेषज्ञ को घायल कर सकता हूं। दिव्य ताबूत आगे बढ़ता रहा, लाल बादलों को चीरता हुआ एक घोर अंधकार में क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां प्रकाश की कोई झलक नहीं थी। इस अंधकार में एक काली दरांती ने चुपचाप ताबूत पर प्रहार किया। क्लैंग! एक धातुई धमाके से ताबूत हिल गया और उसमें बैठे लोग इधर उधर गिर पड़े। भयानक झटके की लहर ताबूत के अंदर तक घुस गई और अंदर मौजूद सभी लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया। नानगोंग मेंगई चीखते हुए अपना सिर पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। ये मिंग की हालत बेहतर थी, उसके सम्राट देवता मेचा ने उसे बचा लिया था। नानगोंग वेई वेई बुरी तरह घायल हो गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये जगह लाल बादलों से भी ज्यादा खतरनाक है। उसने नानगोंग वेई वेई को छिपने का इशारा किया, फिर सम्राट देवता मेचा में प्रवेश किया और तेजी से बाहर निकल गया। अंधेरे में उसे भयानक दरांती का जरा भी आभास नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी पीठ को बचाने के लिए ताबूत से सटकर चलना शुरू कर दिया। अचानक एक भयंकर, मृत्यु से भरी शक्ति उसकी ओर बढ़ी। सम्राट देवता मेका ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए रक्त तलवार के 3 रूपों से जवाबी हमला किया। एक लाल तलवार की चमक निकली और आगे की ओर धमाका कर गई। एक भीषण विस्फोट ने अंधेरे को लाल रोशनी से रोशन कर दिया, जिससे एक विशाल काली दरांती प्रकट हुई। इसके सामने ब्लड सेबर थरी फॉर्म्स कुछ भी नहीं थे। प्रहार पल भर में चकनाचूर हो गया। ध्यान रहे कि सम्राट देवता मेचा से निकली ये तलवार की चमक अमरता के विशेषज्ञ को भी घायल कर सकती थी, फिर भी यह काली दरांती पर जरा सा भी निशान नहीं छोड़ पाए। ये किसी अराजक प्राणी द्वारा छोड़ा गया हथियार होना चाहिए, ये मिंग ने कहा। इसकी घातक प्रवृत्ति बेहद तीव्र है, यह अपने पास आने वाली किसी भी चीज पर हमला करता है। तलवार की रोशनी को नष्ट करने के बाद काली दरांती ने फिर से ये मिंग पर वार किया। वह जल्दी से बच निकला और संपर्क से बचने के लिए ताबूत के पीछे छिप गया। उसी क्षण बूढ़े हुआंग की आवाज उसके कानों में गूंजी, बच्चे, वह दरांती मेरी है। कैसा रहेगा? बूढ़ा हुआंग ये मिंग के शरीर पर धूल बनकर छिपा हुआ था और अब तक उसने खुद को प्रकट नहीं किया था। उसकी बात सुनकर ये मिंग ने जवाब दिया, बूढ़े हुआंग, सपने देखते रहो। वह दरांती बेहद शक्तिशाली है, मैं उसे मुफ्त में नहीं दूंगा। बूढ़े हुआंग ने कहा, बच्चे, मुझे इसकी उत्पत्ति पता है। यह जुवानमिंग नामक एक अराजक दानव का हथियार है जिसे मृत्यु दरांती कहा जाता है और इसकी शक्ति भयानक है। केवल मैं ही इसे वश में कर सकता हूं, कोई भी गलत विचार मत रखना। ये मिंग को दरांती का लालच नहीं था। ठीक है, तुम इसे रख लो। पिछली बार तुमने कई खजाने हासिल किए थे, मुझे भी एक दे दो ना। बूढ़े हुआंग ने अपनी मूंछें फूंकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। पिछली बार मुझे 7 खजाने मिले थे, जिनमें से मैंने तुम्हें 3 दे दिए थे और बाद में मैंने तुम्हारे साथ प्राचीन खंडहर भी बांट लिए थे, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। ये मिंग मुस्कुराया, बस हाँ या ना कह दो। बूढ़े हुआंग ने नाक से कुड़ी। ठीक है, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 3 लाशों से आत्मा खोने वाला कांटा दे दूं? ये मिंग, सौदा, लेकिन मुझे अपनी खजाना मछली पकड़ने वाली छड़ी उधार दे दो, मुझे मौत का हंसिया इकट्ठा करने के लिए इसकी जरूरत है, बूढ़े हुआंग ने कहा। ये मिंग ने तुरंत छड़ी निकाली। बूढ़ा हुआंग प्रकट हुआ, उसने एक हाथ से छड़ी ली और दूसरे हाथ से एक चौकोर छेद वाला सिक्का निकाला। ये मिंग को याद आया कि यह सिक्का अराजकता सभा के 7 खजानों में से एक था, हालांकि उसने कभी इसका उपयोग करना नहीं सीखा था। सिक्का उड़कर बाहर आया और उसके चौकोर छेद से एक सुनहरा धागा निकला जिसने मृत्यु दरांती को जकड़ लिया। उसी समय बूढ़े हुआंग ने खजाना मछली पकड़ने वाली छड़ी को झटका दिया और पल भर में दरांती को अंदर खींच लिया। ये मिंग की आंखें फटी रह गईं। इतना आसान? बूढ़े हुआंग ने हंसते हुए कहा, मृत्यु दरांती चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका कोई मालिक नहीं है। मेरे सत्य निर्धारण सिक्के ने उसे एक पल के लिए थामे रखा, फिर मछली पकड़ने वाली छड़ी ने उसे बेच दिया। अपने वचन के अनुरूप दरांती प्राप्त करते ही उसने 3 शवों को नष्ट करने वाला कीला ये मिंग को सौंप दिया। कीला पकड़ते ही ये मिंग को एक भयावह ठंडक महसूस हुई और उसने पूछा, ये कितनी शक्तिशाली चीज है? ओल्ड हुआंग, कम से कम यह अमरता के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। ये मिंग ने अपनी जीभ चटकाए। कितना क्रूर! मृत्यु दरांती प्राप्त करने के बाद बूढ़ा हुआंग अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसने छिपना छोड़ दिया और ये मिंग को इसी तरह के हथियार खोजने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अंतहीन निर्जन खंडहर अथाह था, दूसरा हथियार खोजना लगभग असंभव था और काफी देर तक उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम इस तरह यूं ही भटकते नहीं रह सकते। दैवीय ताबूत हमारी रक्षा कर रहा है, फिर भी हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। ये मिंग ने ओल्ड हुआंग से पूछा, क्या आपके पास कोई रास्ता है? बूढ़े हुआंग ने हंसते हुए कहा, इस जगह से निकलना वास्तव में आसान है। मैं तुम्हें एक ऐसी विधि सिखाऊंगा जिससे हम तुम्हारे महान लुओ स्वर्गलोक में वापस जा सकेंगे। ये मिंग एकदम थम गया, फिर झल्लाकर बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बूढ़े हुआंग ने कहा, मुझे लगा था कि हमें कुछ और हथियार मिलेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी किस्मत इतनी खराब हो जाएगी।
हालांकि ये मिंग को गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने विधि के बारे में पूछा। पता चला कि ओल्ड हुआन को दाववादी जादू का ज्ञान था जिसे समय स्थान का सेतु कहा जाता था। इसके द्वारा वह किसी भी बाधा को पार करके किसी भी स्थान पर पहुंच सकता था, बशर्ते गंतव्य वह दुनिया हो जिसे उसने स्वयं बनाया हो। उदाहरण के लिए, ये मिंग के नियंत्रण में मानव दास स्वर्ग। इस मंत्र को सीखने में काफी समय लगा। जब तक ये मिंग ने इसे पूरी तरह से सीख लिया, तब तक वे अनंत निर्जन खंडहर में कई महीने बिता चुके थे। उसने सम्राट देवता यंत्र को सक्रिय किया, एक दिव्य किरण निकली और दूर तक फैलकर प्रकाश का एक समतल पुल बना दिया। समूह पुल पर कदम रखते ही तेजी से आगे बढ़ा और अंत में प्रकाश की लकीरों में तब्दील होकर गायब हो गया। आधे घंटे बाद वे मानव दास स्वर्ग में पुनः प्रकट हुए। उनके लौटते ही ये मिंग को खबर मिली, तारामंडल में एक नई शक्तिशाली शक्ति, तारा साम्राज्य का उदय हुआ था। इसके शासक ने स्वयं को तारा महान सम्राट घोषित किया और कुछ ही महीनों के भीतर उसने मानव जाति के कई महान ग्रहों पर आक्रमण कर दिया था। समय 3 महीने पीछे चला गया। असीम तारों के सागर में 1080 विशाल ग्रह अचानक प्रकाश से जगमगा उठे। प्रत्येक ग्रह के भीतर सृष्टि का एक आदिम ताबीज था। इन 1080 ताबीजों ने एक भव्य सृष्टि संरचना का निर्माण किया। इस संरचना की शक्ति से प्रेरित होकर 1080 विशाल ग्रह एक दूसरे के करीब आए और आपस में विलीन होने लगे। असीम सृजनात्मक ऊर्जा ने प्रत्येक ग्रह को घेर लिया। अनगिनत सृजनात्मक बिजली के झटके फूट पड़े। 7 गुना 7 यानी 39 दिनों के बाद एक अकल्पनीय रूप से विशाल महान संसार प्रकट हुआ, जो 100 अमर दाव महाद्वीपों से भी बड़ा था। चमत्कारिक रूप से प्रत्येक ग्रह के जीव जंतु, भूदृश्य और वनस्पति अक्षुण्ण रूप से संरक्षित रहे और नवजात संसार का हिस्सा बन गए। ध्यान रहे कि उन 1080 ग्रहों में से प्रत्येक आकार में एक विशाल दुनिया के बराबर था। नवजात महाद्वीप के पैमाने की आसानी से कल्पना की जा सकती है। महाद्वीप के निर्माण के बाद महान सम्राट ने इसे तारा महाद्वीप घोषित किया, जो तारा साम्राज्य का एक क्षेत्र था। उन्होंने स्वयं को महान सम्राट घोषित किया और 800 मिलियन असंख्य प्रजा पर शासन किया। संसाधनों से समृद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर तारा महाद्वीप ने तुरंत मानवता की शक्ति संरचना को नया रूप दिया और एक महाशक्ति के रूप में स्वर्गीय ताओ महाद्वीप को भी पीछे छोड़ दिया। लगभग 1 महीने बाद ही स्टार ग्रेट सम्राट ने अपनी सेनाओं को हर मानव सभ्यता पर आक्रमण करने का आदेश दिया। चाहे प्रारंभिक हो या मध्यवर्ती, कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सका और सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे भी बुरा यह था कि क्रिएशन ग्रैंड एरे अभी भी सक्रिय था। जब भी किसी महान ग्रह पर विजय प्राप्त की जाती, स्टार महाद्वीप उसे निगल लेता और अपना हिस्सा बना लेता। ये सुनकर ये मिंग तुरंत समझ गया कि महान सम्राट को उसे क्यों खत्म करना था। स्पष्ट था कि सम्राट ने सदियों से तैयारी की थी। उनका लक्ष्य मामूली मानवीय शक्तियों को मारना नहीं, बल्कि स्वर्गीय दाओ संप्रदाय जैसे दिग्गजों को हराना था। ये मिंग को रास्ते से हटाना उनके इस लक्ष्य को कहीं अधिक आसान बना देता। इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए विशेष रूप से गठित स्वर्गीय दाओ हॉल के अंदर स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के सभी प्रमुख व्यक्ति एकत्रित थे, यहाँ तक कि लिटिल तियान और लिटिल डेथ भी मौजूद थे। ये मिंग का चेहरा गंभीर था। आप में से कौन तारा साम्राज्य की सैन्य शक्ति को जानता है? खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जिम्मेदार शिष्यों में से एक, ली तियानहू, आगे आया। ली की प्रतिभा असाधारण थी और उसे जासूसी, हत्या और गुप्त कार्यों में आनंद आता था। ये मिंग ने तो उसे प्रशिक्षण देने के लिए इन कलाओं के महान गुरुओं को भी आमंत्रित किया था। कुछ समय पहले ली तियानहू ने शैडो नाम की एक एजेंसी की स्थापना की थी। उसने ये मिंग से खुफिया नेटवर्क बनाने, हर जगह मुखबिरों और गुप्त एजेंटों को खरीदने और बड़ी संख्या में जासूसों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 ट्रिलियन अनंत सिक्के मांगे थे। यह अभियान अब पूरी रफ्तार से चल रहा है। दरअसल ये मिंग का सवाल उसी से था। ली तियानहू ने कहा, गुरुजी, हमारे सूत्रों के अनुसार तारा साम्राज्य की सेना अत्यंत शक्तिशाली है। साम्राज्य के पीछे 3 महान देवकुलों में से एक नीदर गॉड कुल है। उनके 5वें राजकुमार ने सृष्टि के 1080 आदिम ताबीज प्रदान किए हैं, जो सृष्टि के भव्य सरणी को शक्ति प्रदान करते हैं, और कुल ने बड़ी संख्या में युद्ध यंत्र भी उपलब्ध कराए हैं। संक्षेप में, तारा साम्राज्य की वर्तमान सैन्य शक्ति हमारे स्वर्गीय दाओ महाद्वीप की सैन्य शक्ति से कहीं अधिक है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि स्वर्गीय दाओ महाद्वीप कितना शक्तिशाली था। अनंत काल की मीनार तो सर्वथा ही थी, और संप्रदाय प्रमुख के पास ताओटी पशु और सम्राट देव मेका भी थे। साथ ही अनगिनत अनडेड गार्ड, सुप्रीम मेका, सुप्रीम आर्मर और बड़ी संख्या में अनंत श्रेणी के युद्धपोत भी थे। ये कहा जा सकता है कि स्वर्गीय दाओ महाद्वीप की शक्ति सभी मानवीय शक्तियों को कुचल सकती थी। लेकिन उन्होंने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि ली तियानहू द्वारा वर्णित तारा साम्राज्य की सैन्य शक्ति स्वर्गीय दाओ महाद्वीप से भी अधिक होगी। क्या उनकी जानकारी गलत थी? ये मिंग का चेहरा सामान्य बना रहा और उसने पूछना जारी रखा, तियानहू, 5वें राजकुमार का इरादा क्या है? ली तियानहू ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे अवलोकन के अनुसार तारा सम्राट के अगले एकेश्वरवादी या निहारिका संप्रदाय बनने की प्रबल संभावना है, और देर सवेर वह कठपुतली बनने के भाग्य से बच नहीं पाएगा।
तारा सम्राट 5वें राजकुमार के हाथ में महज एक मोहरा है और 5वां राजकुमार उसका इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करना चाहता है। इसके अलावा तारा सम्राट अपने भाग्य को भलीभांति जानता है, लेकिन वह इसके लिए तैयार है या नहीं, ये कहना कठिन है। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, दूसरे शब्दों में, हमारा दुश्मन वास्तव में स्टार साम्राज्य नहीं बल्कि पाताल लोक का 5वां राजकुमार है। त्यानहु, ऐसे दुर्जय शत्रु का सामना करते हुए आपके क्या सुझाव हैं? ली त्यानहु ने उत्तर दिया, हमारा स्वर्गीय दाव महाद्वीप आदिम शस्त्र ढाल द्वारा सुरक्षित है। क्या गुरुजी के पूर्वज हान जियुइन से अच्छे संबंध नहीं हैं? हम पूर्वज से कार्रवाई करने और तारा साम्राज्य की सेना को ढाल में प्रवेश करने से रोकने का अनुरोध कर सकते हैं। अगले चरण में हमारी ओर से विशिष्ट सैनिकों को भेजकर बिखरी हुई तारा सेना की टुकड़ियों को एक एक करके पराजित किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम इंसान आपस में ही लड़ने लगेंगे? एक बुजुर्ग ने आपत्ति जताई। ली त्यानहु ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि अगर हम दूसरे पक्ष को नहीं खाएंगे तो दूसरा पक्ष हमें खा जाएगा। ये मिंग ने कहा, ठीक है, अभी के लिए यही करते हैं। तांग युवानशिंग, पैन युवानलोंग, बाय युवानिक्सियन, आप तीनों 10-10 इटर्नल मदरशिप, 9 चरण सर्वोच्च स्तर के 20,000 दिव्य कवचधारी सैनिक, 20,000 सर्वोच्च स्तर के एंडेड गार्ड और 20,000 9 चरण सर्वोच्च मार्शल आर्ट कठपुतलियों का नेतृत्व करते हुए स्टार इंपीरियल सेना को रोकने के लिए निकलें। याद रखें, अगर आप उन्हें जीवित पकड़ सकते हैं तो पूरी कोशिश करें। अगर आप हत्या से बच सकते हैं तो हत्या न करें। जी हाँ, वे तीनों खड़े हो गए, अपने आदेश स्वीकार किए और चले गए। सभी लोग स्वर्गीय दाव महाद्वीप का प्रबंधन जारी रखें। हम तारा साम्राज्य के उदय को अपनी विकास यात्रा में बाधा नहीं बनने दे सकते। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाकर सबको तितर-बितर होने का संकेत दिया। नानगोंग वेईवेई पहले से ही ये मिंग के बच्चे की गर्भवती थीं। युद्ध में जाने से पहले ये मिंग नानगोंग वेईवेई के घर गए। ये मिंग ने भरपूर जीवन शक्ति प्रदान की और नानगोंग वेईवेई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए उनके बच्चे की नींव असाधारण रूप से मजबूत हुई और वह बहुत तेजी से बढ़ा। महज 3 महीनों में ही उनका पेट फूलने लगा था। और कितना समय लगेगा? ये मिंग ने धीरे से उसके थोड़े उभरे हुए पेट पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में पूछा। आम लोगों की तरह ही ये 10 महीने की गर्भावस्था है। आधे महीने में नन्हा शैतान पैदा हो जाएगा, नानगोंग वेईवेई ने खुशी से कहा। ये मिंग ने उसके माथे पर चुंबन किया और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है। मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रही हूँ। उस छोटे बदमाश के लिए कोई भी बलिदान जायज़ है, नानगोंग वेईवेई ने धीरे से कहा। फिर ये मिंग की ओर देखकर बोली, भाई मिंग, क्या आप खुद युद्ध के मैदान में जा रहे हैं? ये बहुत खतरनाक है, आपको सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो, ये मिंग ने कहा, मेरे पास सम्राट गॉडमेचा और ओल्ड हुआंग गुप्त रूप से मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा। स्टार साम्राज्य के उदय ने दुनिया की स्थिति को बिगाड़ दिया है और हमारे स्वर्गीय दाव संप्रदाय को एक मजबूत जवाबी हमला करना होगा, अन्यथा अन्य शक्तियां स्टार साम्राज्य का साथ देंगी। नानगोंग वेईवेई ने कहा, भाई मिंग, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। ये मिंग ने जोर से सिर हिलाया, फिर मुड़कर चला गया। ली त्यानहु की जानकारी बेहद सटीक थी। आधे घंटे बाद तारा साम्राज्य की एक विशाल सेना नमकीन मछली के विशाल लोक पर हमला करने वाली थी। हालांकि नमकीन मछली के विशाल लोक का नाम देहाती था, लेकिन यह अपने नाम के अनुरूप ही था। यह विशाल लोक मछलियों की एक बड़ी संख्या का घर था, जिनमें सबसे अधिक मात्रा में नमकीन मछलियां पाई जाती थीं। ये नमकीन मछलियां स्वादिष्ट, पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाली थीं, और इनकी प्रभावशीलता किसी भी श्रेणी की फसलों से कम नहीं थी। संभवतः नमकीन मछली के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए इस महान जगत का नाम नमकीन मछली का महान जगत रखा गया था। नमकीन मछली के महान जगत की जनसंख्या 10 खरब से भी कम थी, फिर भी सभी लोग शांति और संतोष से रहते थे और उनके बीच बहुत कम विवाद होते थे। इस महान जगत में अभी तक कोई शक्तिशाली सभ्यता विकसित नहीं हुई थी और यहाँ बहुत कम ही साधक थे। ये कहा जा सकता है कि नमकीन मछली का महान जगत तारा सेना के सामने कमजोर था। ये मिंग अंतरिक्ष में छिप गया। आधे घंटे बाद 500 नेबुला मदरशिप प्रकट हुईं और साल्टेड फिश ग्रेट वर्ल्ड की ओर बढ़ने लगीं। अगर कुछ साल पहले की बात होती तो ये मिंग इस नज़ारे को देखकर चौंक जाता। उस समय एक 9 सितारा युद्धपोत भी त्यान्युवान महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए काफ़ी था। इन नेबुला मदरशिप की तो बात ही अलग है। 500 नेबुला मदरशिप, जिनमें से प्रत्येक पर 1 अरब सैनिक सवार थे। 500 मदरशिप का मतलब था 500 अरब सैनिक, जो नमकीन मछली के विशाल ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। एक प्रमुख जहाज पर एक मोटा ताज़ा जनरल बैठा था, जिसके हाथ में शराब का गिलास था और वह नमकीन मछली के विशाल ग्रह को तिरछी निगाहों से देख रहा था। इसी क्षण काले वस्त्र पहने एक देवकुल का सदस्य उस भारी भरकम सेनापति के पीछे से निकला और मुस्कुराते हुए पूछा, जनरल अहान, इस नमकीन मछली की महान दुनिया से मैं कितने लोगों को प्राप्त कर सकता हूँ?
भारी भरकम सेनापति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हे ईश्वर दूत, पिछले कुछ महान लोगों के लगभग सभी बंदियों को आपको गुलाम के रूप में बेच दिया गया है। वे गुलाम बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन हे ईश्वर दूत, आपने जो कीमत लगाई वह कुछ कम थी। काले वस्त्रधारी देवदूत, जो स्वयं एक देवकुल का सदस्य था, ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कम नहीं, कम नहीं। अगर कोई और होता तो शायद उसकी कीमत मेरी कीमत जितनी भी न होती। उस मोटे ताजे जनरल ने एक पल सोचा और फिर बोला, कैसा रहेगा? इस नमकीन मछली वाले विशाल संसार में लगभग 10 ट्रिलियन लोग हैं। मैं तुम्हें 3 ट्रिलियन बेच दूंगा। बाकी के बारे में मुझे महान सम्राट को रिपोर्ट देनी होगी। काले वस्त्रधारी जनरल हंसते हुए बोला, अच्छा, लेकिन मुझे केवल 20 वर्ष से कम आयु के गुलाम चाहिए। इस समय 500 नेबुला युद्धपोत साल्टेड फिश ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करने ही वाले थे, और मदरशिप की विशाल आकृतियां साल्टेड फिश ग्रेट वर्ल्ड के लोगों द्वारा पहले ही देखी जा चुकी थीं। अरे नहीं, अंतरिक्ष से दुष्ट राक्षस आ गए हैं। लोग एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए दौड़े और पुरुषों ने हथियार और तोपें निकाल लीं। हालांकि उनके हथियार नमकीन मछली की विशाल दुनिया के हथियारों की तुलना में आदिम हथियारों से भी बदतर थे। तभी ये मिंग ने अपना दांव खेला। उसने सम्राट गॉड मेचा धारण किया, एक ऐसे मेचा में रूपांतरित हुआ जो मदरशिप से भी अधिक लंबा था, और सामने खड़ा हो गया। एक मदरशिप ने सम्राट गॉड मेचा को देख लिया और तुरंत अपने सभी नेबुला विशाल तोपों और नेबुला भारी तोपों का निशाना ये मिंग पर साध दिया। ये मिंग ने व्यंग्य किया, हाथ हिलाया और एक रक्तरंजित तलवार की रोशनी निकली। नेबुला तोपों के वार करने से पहले ही उस भयानक तलवार की रोशनी ने दर्जनों मदरशिप को 2 टुकड़ों में चीर दिया। ये ठीक वही रक्तकृपाण त्रिरूप था जिसे उसने अनंतमान खंडहरों में समझा था। हे भगवान, यह क्या है? क्या कोई देवता हमें बचाने के लिए अवतरित हो रहे हैं? नमकीन मछली की विशाल दुनिया के लोगों ने यह दृश्य स्पष्ट रूप से देखा और आश्चर्य से चीख उठे। जल्दी, तुरंत तुरंत! उस हटे कट्टे सेनापति ने दहाड़ लगाए और बचे हुए सभी मदरशिप ने ये मिंग की ओर अपनी तोपें तान दीं। हजारों तोपों की गर्जना गूंज उठी और उन्होंने सम्राट गॉड मेचा को घेर लिया। ये मिंग ने ठंडी सांस ली और अपने हाथ में मौजूद समय और स्थान की तलवार को एक झटके में घुमाते हुए समय और स्थान की एक दीवार प्रकट कर दी। तोप का गोला समय और स्थान की दीवार से टकराया और सारा गोला दूसरी जगहों पर चला गया, जिससे ये मिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। भाड़ में जाओ! सम्राट गॉड मेचा ने प्रमुख पोत के सामने छलांग लगाई। उसकी शक्तिशाली भुजाओं ने भयंकर रूप से पोत के कवच को भेद दिया और उसे चीर डाला। चटक की आवाज के साथ कवच फट गया और काले वस्त्र पहने गॉड क्लैन का सदस्य और भारी भरकम जनरल हवा में उछल गए। ये मिंग ने हाथ बढ़ाकर गॉड क्लैन के सदस्य और उस हटे कट्टे जनरल को अपने हाथों में पकड़ लिया और ठंडे स्वर में पूछा, मैंने अभी आपकी बातचीत सुनी। क्या स्टार साम्राज्य द्वारा जीते गए सभी महान लोगों के कैदियों को गॉड क्लैन को गुलाम के रूप में बेच दिया जाता है? वह भारी भरकम सेनापति ये मिंग के सामने खुद को एक चींटी जैसा महसूस कर रहा था और कांपते हुए बोला, हे भगवान, यह विनम्र व्यक्ति तो केवल आदेशों का पालन कर रहा था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये मिंग ने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उस मोटे ताजे जनरल ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, जिन महान लोगों पर हमने विजय प्राप्त की उनमें से अधिकांश मानव जाति को देववंश को गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। ये मिंग ने उसका हाथ दबाया और वह मोटा ताज़ा जनरल चूर चूर हो गया। अपने ही लोगों को धोखा देने वाले ऐसे गद्दार को रखना बेकार था। काले वस्त्रधारी देववंशी सदस्य स्तब्ध और भयभीत होकर चिल्लाया, मनुष्य, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे जल्दी से रिहा करो, अन्यथा मैं उस महान संसार को नष्ट कर दूंगा जिसमें तुम हो। तुम्हारे साथ! ये मिंग ने दूसरे हाथ से दूसरे व्यक्ति की बाँह खींची। चीख के साथ मांस और खून उड़ गया और देवकुल के सदस्य की बाँह धड़ से अलग हो गई। काले वस्त्रधारी देववंश के सदस्य ने बार बार चीखते हुए तीखे स्वर में कहा, तुम सचमुच बहुत दुस्साहसी हो। पाताल लोक का देववंश तुम्हें जाने नहीं देगा। ये मिंग ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम्हारा अंडरवर्ल्ड गॉड क्लैन स्टार सम्राट का समर्थन क्यों करता है? और तुम्हें इतने सारे मानव दासों की आवश्यकता क्यों है? काले वस्त्रधारी देववंश के सदस्य को सचमुच डर था कि ये मिंग उसका एक और हाथ तोड़ देगा, और उसने जल्दी से कहा, यह उच्च अधिकारियों का मामला है, मुझे वास्तव में नहीं पता। हालांकि हमारे पाताल लोक देववंश को इस समय बड़ी संख्या में मानव दासों की आवश्यकता है। क्यों? ये मिंग ने पूछा। काले वस्त्रधारी देववंश के सदस्य ने कहा, बात कुछ इस तरह है। हमारे पाताल लोक देववंश ने एक विचित्र स्थान की खोज की है। वह स्थान इस युग का नहीं होना चाहिए और उसमें बड़ी संख्या में दुर्लभ खजाने मौजूद हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि हमने अनगिनत जातियों पर प्रयोग किए हैं और ऐसा लगता है कि केवल मनुष्य ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। एक अजीब जगह। ये मिंग ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह जगह कहाँ है? दूसरे पक्ष ने तुरंत कहा, मुझे नहीं पता। मुझ जैसे निम्न स्तर के देववंश के व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी होना उचित नहीं है। पफ! ये मिंग ने उसका हाथ कसकर दबाया और उस देववंशी को बुरी तरह कुचल दिया, मानो वह मर ही गया हो।
शेष सभी नेबुला मदरशिप भयभीत हो गए, किसी ने भी उस पर दोबारा गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। ये मिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग बुराई में भागीदार बनना बंद करो। मैं तुम्हें जीने का मौका दे रहा हूं, तुरंत आत्मसमर्पण करो, अन्यथा तुम्हें निर्दयता से मार डाला जाएगा। नेबुला के इन मुख्य जहाज़ों पर सवार सभी लोग अनुभवी थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि ये मिंग का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। अगर उन्होंने अभी आत्मसमर्पण नहीं किया तो शायद उन्हें सचमुच एक भयानक अंत का सामना करना पड़ेगा। तो एकमात्र यान से एक व्यक्ति नीचे कूदा और दूर से ये मिंग के सामने घुटने टेक कर बोला, मैं यह विनम्र व्यक्ति आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ, कृपया मुझे मत मारो। जहाँ एक होता वहाँ दूसरा भी होता। इसके बाद अन्य मुख्य जहाज़ों के कमांडरों ने उतरकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्हें ये मिंग ने हिरासत में ले लिया और बाद में उनसे निपटा जाना था। स्टार साम्राज्य की सेना का पुनर्तः विनाश करने के बाद ये मिंग नमकीन मछली महाद्वीप के ऊपर प्रकट हुए और जोर से घोषणा की, नमकीन मछली महाद्वीप के लोगों, जो लोग अभी आप पर आक्रमण करने वाले थे वे स्टार साम्राज्य के बदमाश थे, और मैं स्वर्गीय दाव संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख हूँ और मैं आपको बचाने आया हूँ। उसी समय उन्होंने सम्राट गॉड मेचा के प्रवर्धन प्रभाव से मार्शल दाव टोटेम को भी मुक्त किया। आकाश में एक विशाल टोटेम स्तंभ प्रकट हुआ और उसकी मार्शल दाव आभा ने साल्टेड फिश महाद्वीप के प्रत्येक निवासी को घेर लिया। मार्शल दाव की आभा में नहाए हुए साल्टेड फिश महाद्वीप के आधे से अधिक निवासियों ने वास्तव में मौके पर ही मार्शल दाव का सही अर्थ समझ लिया और तुरंत साधना शुरू कर दी। ये मिंग ये देखकर बेहद आश्चर्यचकित हुआ। मार्शल दाव की ऊर्जा का निरंतर उत्सर्जन करते हुए उसने एक निवासी के बारे में सोचा। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, फिर भी मार्शल दाव की ऊर्जा से उसे बहुत लाभ हुआ और उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक उन्नति के संकेतों से जगमगा रहा था। महाराज, ये मिंग ने थोड़ा झुककर कहा। बुजुर्ग ने ये मिंग की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या तुम हमारे नमकीन मछली महाद्वीप से नहीं हो? ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, एल्डर, मैं हेवनली दाव संप्रदाय से हूँ और मैं यहाँ स्टार साम्राज्य के बदमाशों को भगाने आया हूँ। बुजुर्ग ने कहा, तो ये आप लोग हैं? नौजवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिंग ने कहा, वृद्ध, मुझे कुछ पूछना है। ऐसा लगता है कि हमारे नमकीन मछली महाद्वीप के सभी लोगों में मार्शल दाव की अच्छी क्षमता है। देखिए, मार्शल दाव की आभा के आवरण में इतने सारे लोग अचानक मार्शल दाव में प्रवेश कर गए हैं। यह अन्य स्थानों में असंभव है। उदाहरण के तौर पर आकाश उत्पत्ति महाद्वीप में लगभग हर 100 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति अचानक मार्शल दाव को समझ पाता था। वहीं नमकीन मछली महाद्वीप में आधे से अधिक लोगों ने इसे तुरंत समझ लिया, जो ये मिंग को अविश्वसनीय लगा, इसीलिए उसने ये प्रश्न पूछा। बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि नमकीन मछली महाद्वीप के हमारे पूर्वज इस जगह के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि वे आकाश मार्शल महाद्वीप नामक स्थान से आए थे। आकाश मार्शल महाद्वीप। ये मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे धुंधला सा याद था कि मानव पूर्वज की स्मृति में कुछ अप्रत्याशित मानव सभ्यताएं थीं। ये मानव सभ्यताएं लगभग मानव पूर्वज की शक्ति पर निर्भर किए बिना ही विकसित हुईं, तेजी से आगे बढ़ीं और गौरवशाली सभ्यताओं का निर्माण किया। उनमें से एक थी आकाश मार्शल सभ्यता, जो एक प्रमुख देव स्तरीय सभ्यता थी। मानव पूर्वज की स्मृति के अनुसार 3 महान दिव्य जातियों का प्रतिरोध करते हुए आकाश मार्शल सभ्यता एक शक्तिशाली शत्रु द्वारा नष्ट कर दी गई थी और उसकी सभ्यता लगभग पूरी तरह से मिट गई थी। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आकाश मार्शल सभ्यता के वंशज आज तक जीवित रह सकेंगे और नमकीन मछली महाद्वीप पर बस जाएंगे। वह तुरंत अपने यंत्र में लौट आया और जोर से घोषणा की, मैं आप सभी को स्वर्गीय दाव महाद्वीप ले जाकर मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप में से जो भी इच्छुक हो, कृपया अपना दाहिना हाथ उठाएं। पल भर में पूरे नमकीन मछली महाद्वीप में लिंग या उम्र की परवाह किए बिना सभी ने अपना दाहिना हाथ उठा लिया। मार्शल आर्ट का खून उनकी रगों में दौड़ रहा था। ये मिंग के मार्शल दाव के प्रकाश ने उनकी चेतना में गहराई से समाये मार्शल दाव के ज्ञान को जागृत कर दिया। यह अंधेरे में एक चमकदार दीपक मिलने जैसा था। वे ऐसे अवसर को भला कैसे छोड़ सकते थे? सभी की पसंद देखकर ये मिंग ने कहा, शाओ तियान, नमकीन मछली महाद्वीप को स्वर्गीय दाव महाद्वीप में मिला दो। शाओ तियान पहले ही पहुंच चुका था। उसने नमकीन मछली महाद्वीप की ओर देखा और कहा, भाई, इस महाद्वीप में कुछ भी खास नहीं है, हमें इसे अपने राज्य में क्यों मिलाना चाहिए? ये मिंग मुस्कुराया और बोला, शाओ तियान, तुम नहीं जानते। यहाँ के लोग स्काई मार्शल कॉन्टिनेंट के वंशज हैं। ये जन्म से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए पैदा हुए हैं। मुझे लगता है कि ये लोग स्काई मार्शल सभ्यता की विरासत हैं। शाओ तियान, अगर ऐसा है तो चलिए शुरू करते हैं। अगले ही क्षण ज़ियाओ तियान ने शाश्वत महान ईश्वर की सर्वोच्च विधियों का उपयोग करते हुए नमकीन मछली महाद्वीप को सीधे स्वर्गीय दाव महाद्वीप में मिला दिया, जिससे ये स्वर्गीय दाव महाद्वीप का एक हिस्सा बन गया। मार्शल दाव टोटेम के प्रकाश में नमकीन मछली महाद्वीप के लगभग सभी लोगों ने मार्शल दाव को समझ लिया।
ये मिंग ने तब अपने लोगों को आदेश दिया कि वे जन्मजात मार्शल दाओ ज्ञान वाले इन लोगों को औषधियाँ और दूसरी श्रेणी की फसलें भेजें जिससे उनका ज्ञान और भी बढ़ जाए। उन्होंने विशेष रूप से सम्राट गन्युवान को नमकीन मछली महाद्वीप के लोगों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। नमकीन मछली महाद्वीप के लोगों को स्वर्गीय दाओ महाद्वीप में शामिल करने के बाद ये मिंग ने तारा साम्राज्य के लोगों से संपर्क साधने का सिलसिला जारी रखा। दिव्य जाति द्वारा वर्णित रहस्यमय अंतरिक्ष ने उसकी जिज्ञासा को बहुत बढ़ा दिया था और वह ये जानने के लिए उसका अन्वेषण करना चाहता था कि वह कैसा है। 2 दिन बाद आकाश में बसा महाद्वीप। आकाश में बसने वाला महाद्वीप नमकीन मछली महाद्वीप से कहीं अधिक विशाल था और इसने एक मध्य स्तरीय सभ्यता आकाश में बसने वाली सभ्यता को जन्म दिया था। आकाश में बसने वाली सभ्यता के लोग नक्षत्रों में होने वाले परिवर्तनों, हीरा तारा विन्यासों का अध्ययन करते थे और तारा शक्ति का विकास करते थे और अब उनके पास सर्वोच्च स्तर के शक्तिशाली केंद्र मौजूद थे। हालांकि इस समय आकाश में बसे महाद्वीप को हजारों निहारिका मातृयानों ने घेर रखा था। ये मातृयान स्वाभाविक रूप से तारा साम्राज्य के थे जिसने दूध भेजकर आकाश में बसे महाद्वीप के लोगों से तत्काल आत्मसमर्पण करने या विनाश का सामना करने की मांग की थी। आकाश में बसे महाद्वीप की वर्तमान स्टार लॉर्ड एक युवती थी। वह बेहद खूबसूरत थी और इस समय दुविधा में थी। दरबार 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट आत्मसमर्पण करके स्टार साम्राज्य का जागीरदार बनने का समर्थक था, दूसरा गुट प्रतिरोध का समर्थक था जो गुलाम बनने की बजाय मृत्यु को प्राथमिकता देता था। आत्मसमर्पण करने वाले गुट का प्रमुख व्यक्ति ग्रैंड इंपीरियल एडवाइजर था जो त्रिस्तरीय सर्वोच्च शक्ति का धनी था। उसने ऊंचे स्वर में घोषणा की, स्टार लॉर्ड, यदि हम आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम सब मर जाएंगे। जैसा कि कहावत है, जहां जीवन है वहां आशा है। जब तक हम अपने जीवन को बचाए रखते हैं, भविष्य में हालात बदलने का मौका अभी भी मौजूद है। हम प्रतिरोध गुट के सेनापति ने ताना मारते हुए कहा, क्या महान शाही सलाहकार को यह नहीं पता कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोगों को गुलाम के रूप में बेच दिया गया था? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप बिना गरिमा के गुलाम बनना चाहते हैं? ग्रैंड इंपीरियल एडवाइजर ने ठंडे लहजे में कहा, अगर हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्टार साम्राज्य हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। जनरल ने कहा, क्या महान शाही सलाहकार हमारा भाग्य दूसरों के हाथों में सौंपना चाहते हैं? मुझे डर है कि उस समय हम किसी कटार पर रखी मछली की तरह होंगे, हमारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस बिंदु पर महिला स्टार लॉर्ड ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया और जनरल और ग्रैंड इंपीरियल एडवाइजर ने अपनी बहस रोक दी। उसने पूछा, क्या दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो स्टार साम्राज्य का मुकाबला कर सके? सेनापति ने तुरंत कहा, स्टार लॉर्ड, स्वर्गीय दाओ महाद्वीप बहुत शक्तिशाली है जो स्टार साम्राज्य का मुकाबला करने में सक्षम है। इसके अलावा मुझे ये खबर मिली है कि कुछ समय पहले स्वर्गीय दाओ महाद्वीप ने स्टार साम्राज्य की कई बड़ी सेनाओं का सफाया कर दिया था। महिला स्टार लॉर्ड, अगर ऐसा है तो जल्दी से किसी को स्वर्गिक दाओ महाद्वीप भेजकर सहायता मांगें। मैंने सुना है कि स्वर्गिक दाओ महाद्वीप एक महासभ्यता का क्षेत्र है और हमारे आकाश में रहने वाले लोगों के लिए दूसरों के गुलाम बनने की बजाय वहां बसना कहीं बेहतर होगा। महाशाही सलाहकार ने अचानक कहा, बिल्कुल नहीं। महिला स्टार लॉर्ड ने ग्रैंड इंपीरियल एडवाइजर की ओर देखा और कहा, ओह क्यों नहीं? स्वर्गीय दाओ महाद्वीप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुख्यात है। कितनी सभ्यताएं इसके वश में आ चुकी हैं और अपनी विरासत खो चुकी हैं। और हम ये कैसे जान सकते हैं कि स्वर्गीय दाओ महाद्वीप हमें गुलामी में नहीं बेच देगा? जनरल ने क्रोधित होकर कहा, महाराज सलाहकार, मुझे लगता है कि आपने स्टार साम्राज्य से लाभ उठाया है, अन्यथा आप आत्मसमर्पण करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या ये सच है कि आत्मसमर्पण करने के बाद स्टार साम्राज्य आपको उच्च पद और उदार वेतन देगा? महान शाही सलाहकार ने कड़े शब्दों में कहा, जनरल, मेरी निंदा मत कीजिए। मैं केवल आम जनता और स्टार लॉर्ड के बारे में सोच रहा हूँ। स्टार लॉर्ड के लिए सोचने का यह एक बढ़िया तरीका है। इसी क्षण ये मिंग अकेले ही हॉल में प्रकट हुए। तुम कौन हो? गार्डों के एक समूह ने तुरंत उसे घेर लिया। ये मिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का गुरु हूँ। क्या आप मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं? क्या स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के गुरु? लोग स्तब्ध रह गए और अविश्वास के भाव प्रकट करने लगे। महिला स्टार लॉर्ड ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया, अपने हाथों को जोड़कर कहा, आकाश महाद्वीप की स्टार लॉर्ड, स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के गुरु का अभिवादन करती हैं। ये मिंग ने सिर हिलाया और पूछा, स्टार लॉर्ड, आपका इरादा क्या है? क्या आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं या मृत्यु तक लड़ना चाहते हैं? स्टार लॉर्ड ने गंभीरता से कहा, गुलाम बनने की बजाय जैद की तरह चकनाचूर हो जाना बेहतर है। स्वाभाविक रूप से हम मृत्यु तक लड़ेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मिंग ने कहा। मैं तुम्हें एक जादुई वस्तु उधार दूंगा जो बाहर के युद्धपोतों से निपटने के लिए काफ़ी है। इतना कहकर उसने सिटी ऑफ वॉर को बाहर फेंक दिया।
क्योंकि हाल के वर्षों में स्वर्गीय दाओ महाद्वीप ने असलान सभ्यता को समझकर एक महाशक्तिशाली सभ्यता का रूप धारण कर लिया था, इसलिए उसके युद्ध उपकरणों की शक्ति में और भी वृद्धि हुई थी। ये मिंग ने स्वाभाविक रूप से युद्ध नगर को उन्नत करने का अवसर नहीं छोड़ा, उसने इसे 10,000 शाश्वत तोपों और बड़ी संख्या में युद्ध कठपुतलियों से सुसज्जित किया। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान युद्ध नगरी बाहर मौजूद स्टार साम्राज्य की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। युद्ध नगर को देखकर महाप्रधान सलाहकार के चेहरे पर बार बार भाव बदल रहे थे। वे धीरे धीरे पीछे हटे हुए मानो वहां से जाना चाहते थे। ये मिंग ने अचानक उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाप्रधान सलाहकार, आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि तारा साम्राज्य ने आपको क्या लाभ दिए हैं? नहीं, गरिमा में शाही सलाहकार थोड़ा हकलाया। स्टार लॉर्ड ने आदेश दिया, महाशाही सलाहकार, मैंने लंबे समय से दुश्मन के साथ आपकी मिलीभगत की पुष्टि कर ली है। मेरी पिछली निष्क्रियता महज एक अस्थायी उपाय थी। रक्षकों, महाशाही सलाहकार को पकड़ो। महाप्रधान सलाहकार अत्यंत भयभीत हो गया। उसकी आभा तीव्र हुई और उसने अपनी आस्तीन झटककर पहरेदारों को हवा में उड़ा दिया। वह भागने ही वाला था कि येमिंग ने हाथ हिलाया, तलवार की रोशनी की एक लकीर चमकी और महाप्रधान सलाहकार बिना किसी आहट के 2 टुकड़ों में कट गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। ग्रैंड इंपीरियल एडवाइजर को मारने के बाद येमिंग ने कहा, कृपया शहर में प्रवेश करें और युद्ध का अवलोकन करें। स्टार लॉर्ड और सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकारी युद्ध नगर में प्रवेश कर गए। येमिंग अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़ा रहा और युद्ध नगर आकाश में ऊपर उठ गया। आकाश में बसे विशाल ग्रह के बाहर बड़ी संख्या में युद्धपोत लोगों की नजरों में आने लगे। फायर, येमिंग ने आदेश दिया। पलक झपकते ही 100 मिलियन से अधिक नेबुला तोपें जल उठीं, जिनका निशाना सीधे 5,000 नेबुला मदरशिप पर था। धमाका, निहारिका तोपों की गोलाबारी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और हजारों युद्धपोत पल भर में नष्ट हो गए। इस बार तारा साम्राज्य के लोग ये मिंग का चेहरा देखने से पहले ही खत्म हो गए, जिसे बेहद अपमानजनक कहा जा सकता है। हालांकि मृतकों को अपमानित महसूस करने का कोई मौका नहीं मिलता, वे पहले ही राख में बदल चुके होते हैं। इसके बाद ये मिंग ने तारा स्वामी से राय मांगी और पूछा कि क्या वह आकाश निवास महाद्वीप को स्वर्गिक दाव महाद्वीप में शामिल करने के लिए तैयार हैं। ये मिंग ने उचित शर्तें रखीं। आकाश निवास महाद्वीप अपनी मूल सभ्यता को बनाए रख सकता था और उसे उच्च स्तर की स्वायत्ता प्राप्त थी। स्टार लॉर्ड के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। अगर वे स्वर्गीय दाव संप्रदाय में शामिल नहीं होते तो स्टार साम्राज्य द्वारा उनका विनाश निश्चित था। लेकिन स्वर्गीय दाव संप्रदाय में शामिल होने से स्काई ड्वेलिंग कॉन्टिनेंट उच्च स्तर पर पहुंच सकता था, जो एक बेहतरीन अवसर था जिसे गंवाना नहीं चाहिए था। कई स्थानों पर इसी तरह की घटनाएं घटी, जिनमें बड़ी संख्या में मानव सेनाएं या तो स्टार साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दी गईं और गुलामी में बदल दी गईं, या उन्होंने स्वर्गीय दाव महाद्वीप में शामिल होने का विकल्प चुना। परिणामस्वरूप स्वर्गीय दाव महाद्वीप की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और एक महीने से थोड़े अधिक समय में ही 200 ट्रिलियन से अधिक बढ़ गई। स्टार साम्राज्य की सेनाओं के एक बड़े समूह का संहार करने के बाद स्वर्गीय दाव महाद्वीप ने कई कैदियों को बंदी बना लिया। एक दिन ली त्यानहू ने अचानक अपने गुरु से मिलने का अनुरोध किया और कहा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। स्वर्गीय दाव हॉल में ली त्यानहू ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उत्साह से कहा, गुरुजी, हालात सुधर रहे हैं। ये मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने पूछा, ओह, तुम्हें वह अजीब जगह मिल गई? ली त्यानहू ने जोर से सिर हिलाया। इस शिष्य ने खरबों शाश्वत सिक्के खर्च किए और अंततः जानकारी हासिल कर ली। हालांकि ये मिंग शांत हो गया और उसने पूछा, मुझे बताओ, आखिर वह रहस्यमय स्थान क्या है जिसमें केवल मनुष्य ही प्रवेश कर सकते हैं? ली त्यानहू, गुरुजी, उस स्थान को युवानक्सू कहा जाता है और इसका एक गहरा इतिहास है। ऐसा लगता है कि इसकी उत्पत्ति किसी पूर्व युग की सभ्यता से हुई है। क्या एक बीते युग की सभ्यता? ये मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। असलान सभ्यता एक पूर्व युग की सभ्यता थी जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। युआनजू नामक इस स्थान में वास्तव में एक पूर्व युग की सभ्यता समाहित थी। वह भावुक हो गया और पूछा, त्यानहू, युआनजू के बारे में तुम और कितना जानते हो? ली त्यानहू ने विजयी भाव से कहा, गुरुजी, क्योंकि मुझे असलान सभ्यता के बारे में जानकारी थी, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि युआनजू असाधारण था। इसीलिए मैंने अपनी इच्छा से एक जासूस कठपुतली को सक्रिय करके देव जाति से जानकारी जुटाई और परिणाम स्वरूप मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। ये मिंग थोड़ा हैरान था। जासूसी कठपुतली असलान सभ्यता और स्वर्गीय दाव महाद्वीप सभ्यता के टकराव से बनी थी और इसका बहुत महत्व था। जासूसी कठपुतली का महत्व इंपीरियल गॉड मेचा से कम नहीं था। ये किसी भी जीवित प्राणी का रूप धारण कर दुश्मन के बीच घुसपैठ कर सकती थी। वर्तमान में पूरे स्वर्गीय दाव महाद्वीप में केवल एक ही जासूस कठपुतली थी और इसका अभी तक बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता था। ये मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, त्यानहू, जासूसी के लिए कठपुतली का इस्तेमाल करना भी वाकई तुम्हारी हिम्मत की बात है।
लितियानहु, गुरुजी, अगर हम युआनजू के रहस्यों को उजागर कर सकें तो इसका मूल्य निश्चित रूप से एक जासूस कठपुतली से कहीं अधिक होगा। ठीक है, मुझे सीधे सीधे बता दो कि उस जासूस कठपुतली ने क्या खुफिया जानकारी हासिल की है, ये मिंग ने पूछा। लितियानहु, मास्टर, मुझे खबर मिली है कि लिटिल एंट कोडनेम वाले उस जासूस कठपुतली ने पहले ही देव जाति के एक उच्च पदस्थ सदस्य की जगह ले ली है, उनकी याददाश्त मिटा दी है और युआनजू के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनके दिमाग में खोजबीन की है। छोटी चींटी द्वारा प्राप्त जानकारी से पता चला कि युआनजू पिछली युगों में सभ्यताओं के पतन के बाद उनका कब्रिस्तान था, जिसे युग कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास भर में महान युगगत आपदा में नष्ट होने वाली वे शक्तिशाली युगगत सभ्यताएं 10 में से 8 या 9 मामलों में युगगत तूफानों द्वारा युआनजू में उड़ा दी गई थीं। ये मिंग, पिछली युगों की सभी सभ्यताएं युआनजू में प्रवेश कर चुकी हैं। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक अनमोल खजाना है, लेकिन केवल मनुष्य ही प्रवेश क्यों कर सकते हैं, देववंश क्यों नहीं? छोटी चींटी, देव जाति से मिली जानकारी से पता चलता है कि मानव पूर्वज ने युआनजू में एक प्रतिबंध लगाया होगा, जिसके तहत केवल मनुष्यों को ही प्रवेश की अनुमति है, जबकि अन्य सभी जातियों को बाहर रखा गया है। युआनजू के अंदर स्थिति कैसी है? लितियानहु, गुरुजी, विभिन्न युगों में जन्मी वे शक्तिशाली सभ्यताएं वास्तव में नष्ट हो चुकी हैं। हालांकि युआनजू के भीतर एक विचित्र शक्ति है जो नष्ट हुई सभ्यताओं की महत्वपूर्ण जानकारी को अंकित कर सकती है, जिससे युग क्रिस्टल नामक एक अनमोल वस्तु का निर्माण होता है। इन युग क्रिस्टलों की उपयोगिता असाधारण है और इनका मूल्य अपार है। एक भी युग क्रिस्टल कई खरब शाश्वत सिक्कों के खगोलीय मूल्य तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से शाश्वत लोक के शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए वे युग क्रिस्टल से महान युगांतरकारी आपदा की शक्ति की झलक पा सकते हैं। ये मिंग, ठीक है। त्यानहु, जानकारी जुटाना जारी रखो और जल्द से जल्द युआनजू के प्रवेश द्वार का पता लगाओ। मुझे अंदर जाकर स्थिति देखनी होगी। लितियानहु ने तुरंत कहा, गुरुजी, कृपया आसानी से युआनजू में प्रवेश न करें। इस दौरान युआनजू में प्रवेश करने वाले लोगों की मृत्यु दर काफ़ी अधिक रही है। मूल रूप से अंदर जाने वाले 11 लोगों में से केवल एक ही जीवित बाहर आता है, और वह भी शायद ही कुछ हासिल कर पाता है। तो देव जाति ने हाल ही में बहुत प्रगति की है। ये मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लितियानहु, हाँ, देव जाति ने पहले ही काफ़ी संख्या में युग क्रिस्टल प्राप्त कर लिए हैं। ये मिंग, युग क्रिस्टल असाधारण हैं, इनका मूल्य सभ्यता के शिलालेख के समान होना चाहिए। यदि मार्शल दाओ सभ्यता पर्याप्त युग क्रिस्टल प्राप्त कर ले तो यह निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। बिल्कुल सही। इसी क्षण जियाओ तियान प्रकट हुआ और उसने बातचीत को अपने हाथ में ले लिया। ये मिंग मुस्कुराया और बोला, शाओ तियान, क्या ये युग क्रिस्टल तुम्हारे लिए भी उपयोगी हैं? ये सिर्फ उपयोगी ही नहीं बल्कि बेहद उपयोगी हैं, जियाओ तियान ने कहा। क्या मेरे भाई को ये बात याद नहीं है कि असलान का सबसे बड़ा आविष्कार बनने से पहले ही नष्ट हो गया था? अन्यथा असलान सभ्यता युगों तक चलने वाली एक महान सभ्यता बन जाती और इतिहास की लंबी धारा में लुप्त न हो जाती। ये मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे अचानक याद आया कि असलान की तकनीकी सभ्यता के अंतिम चरणों में वे हर कीमत पर सभ्यता भट्टी नामक एक मशीन पर शोध कर रहे थे। उस सिविलाइजेशन फनेस में असलान सभ्यता का सबसे शक्तिशाली ऑप्टिकल कंप्यूटर और स्पेस टाइम तकनीक का संयोजन था। हालांकि ये परियोजना धीमी गति से आगे बढ़ी। इसका कारण ये था कि सभ्यता भट्टी के विकास के लिए अन्य सभ्यताओं से बड़ी मात्रा में जानकारी की आवश्यकता थी। इसके अलावा सभ्यता की भट्टी जितना अधिक सभ्य ज्ञान ग्रहण करती थी, सभ्यता के विकास के उतने ही अधिक वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ तरीके खोज पाती थी। सभ्यता की भट्टी की कोई सीमा नहीं थी, इसमें जितनी अधिक सभ्य जानकारी तैयार की जाती थी उतनी ही परिपूर्ण और शक्तिशाली सभ्यता का निर्माण होता था। शाओ तियान, क्या तुम्हारा इरादा सभ्यता भट्टी को फिर से शुरू करने का है? यह मत भूलो कि उस समय असलान सभ्यता पूरी तरह से पराजित हो चुकी थी और उसने लगभग कोई प्रगति नहीं की थी। हमारे स्वर्गीय दाओ महाद्वीप की वर्तमान शक्ति असलान सभ्यता की तुलना में अनगिनत गुना कमजोर है, तो हम इसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं? शाओ तियान हंसते हुए बोला, मेरे भाई को गलतफहमी हो गई है। उस समय असलान सभ्यता कम से कम तीसरे दर्जे की मुख्य देवता सभ्यता थी। इस प्रकार की उच्च स्तरीय सभ्यता को बेहतर बनाना स्वाभाविक रूप से अत्यंत कठिन है। लेकिन स्वर्गीय दाओ महाद्वीप की सभ्यता अभी भी बहुत लचीली है, जिसमें मार्शल दाओ सभ्यता, तकनीकी सभ्यता और स्वर्गीय यांत्रिक सभ्यता सभी आपस में मिश्रित हैं। सच कहें तो हम अभी तक एक सच्ची मुख्य देवता सभ्यता नहीं हैं। ये मिंग को अचानक समझ आ गया और उसने कहा, शाओ तियान बिल्कुल सही है। मार्शल दाओ फनेस की मदद से हम आसानी से मुख्यधारा की सभ्यता को सुलझा सकते हैं। शाओ तियान, मेरा सुझाव है कि मार्शल दाओ सभ्यता को आधार बनाकर अन्य सभ्यताओं को सहायक मानकर मार्शल दाओ सभ्यता को और अधिक परिपूर्ण बनाया जाए। ये मिंग, अच्छा, मार्शल दाओ सभ्यता के विकास के लिए ये ठीक वही था जो उनकी लंबे समय से पोषित इच्छा थी, इससे अधिक वे और क्या मांग सकते थे? शाओ
तेयान, सभ्यता भट्टी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लगभग तैयार है, अब केवल सभ्यता क्रिस्टल की कमी है। जब तक पर्याप्त मात्रा में सिविलाइजेशन क्रिस्टल उपलब्ध हैं, तब तक सिविलाइजेशन फनेस का निर्माण तुरंत किया जा सकता है। ये मिंग कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं खुद युआनजू जाऊंगा, मैं सभ्यता के क्रिस्टल जरूर ढूंढूंगा। हालांकि जियाओ तियान ने ये मिंग को एक मनका देते हुए कहा, मेरे भाई, ये ज्ञान गणना मनका है, जो असलान सभ्यता द्वारा छोड़ा गया एक खजाना है। जब यह मनका सभ्यता की आभा को महसूस करेगा, तो ये ज्ञान की एक हल्की किरण उत्सर्जित करेगा, जो मेरे भाई को सभ्यता की ओर मार्गदर्शन करेगी। ये मिंग प्रसन्न हुआ और बोला, यह मेरे बहुत काम आएगा। उसने तुरंत उसे एक तरफ रख दिया। शाओ तियान ने आगे कहा, मेरे भाई, ये सभ्यता भट्टी अनंत है, यह आगे चलकर सभ्यता वृक्ष में विकसित हो सकती है। एक बार जब ये सभ्यता वृक्ष बन जाता है, तो ये शक्तिशाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे सकता है, सभ्यता संरक्षक बना सकता है, इत्यादि। ये मिंग ने बिना सोचे समझे कहा, यह सुनकर तो ऐसा लगता है कि यह सभ्यता वृक्ष कुछ हद तक संरक्षक वृक्ष जैसा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये बहुत संभव है कि इस सभ्यता वृक्ष का उस संरक्षक वृक्ष से कोई संबंध हो। इसलिए मेरे मन में एक अनुमान है, यदि अमर दिव्य वृक्ष और सभ्यता की भट्टी को मिला दिया जाए, तो शायद सभ्यता का वृक्ष पहले जन्म ले सकता है। ये मिंग ने सिर हिलाया, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आइए सभ्यता क्रिस्टल ढूंढते हैं। ली तियानहू ने तुरंत कहा, गुरुजी, हालांकि हमें युआनजू का स्थान पता चल गया है, लेकिन वह जगह बहुत ही अजीब है। प्रवेश करने का केवल एक ही मार्ग है, और यहाँ तक कि शाश्वत लोक के शक्तिशाली लोगों को भी युआनजू में प्रवेश करने के लिए उसी मार्ग का उपयोग करना पड़ता है। ये मिंग ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ओह, क्या ऐसा है? ली तियानहू, इससे भी अजीब बात तो अभी बाकी है। वह मार्ग बहुत खास है, चाहे उस मार्ग में प्रवेश करने वाला प्राणी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी साधना शक्ति प्रथम या द्वितीय स्तर तक ही सीमित हो जाएगी। यहाँ तक कि शाश्वत महान देवता भी अपवाद नहीं हैं। उसकी यह बात सुनकर ये मिंग को राहत महसूस हुई और वह हंसते हुए बोला, तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी साधना अभी सर्वोच्च स्तर तक नहीं पहुंची है, इसलिए शायद मुझ पर कोई रोक नहीं लगेगी। हालांकि अगर मेरा सामना सर्वोच्चता के प्रथम या द्वितीय स्तर के लोगों से होता है, तो उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। ली तियानहू स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसका गुरु कितना भयानक था, लेकिन उसे मार्ग की चिंता नहीं थी, बल्कि युआनजू में प्रवेश करने के बाद आने वाले अज्ञात खतरों की चिंता थी, और वह फिर से सलाह देने से खुद को रोक नहीं सका। गुरुजी, अपने शिष्यों को जाने दीजिए, गुरुजी को केवल यहाँ समाचार की प्रतीक्षा करनी है। ये मिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे स्वयं इस मामले के लिए जाना होगा। सभ्यता भट्टी का बहुत महत्व है, और भविष्य में हमारी मानव जाति देव जाति को पार कर पाएगी या नहीं, यह इसी पर निर्भर करता है। शाओ तियान, मेरे भाई का भाग्य बहुत अच्छा है और वह अवश्य ही ठीक रहेगा। हालांकि हर स्थिति के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना भी बुद्धिमानी है। इतना कहकर उसने ये मिंग को एक कीमती वस्त्र सौंप दिया। ये मिंग ने उसे देखा, वह चोगा इतना हल्का था जैसे कोई जाली हो और उसका कोई वजन न हो, इसलिए उसने पूछा, ये किस प्रकार का खजाना चोगा है? ये स्वर्गीय तंत्र सभ्यता द्वारा निर्मित स्वर्गीय तंत्र जीवन विस्तार खजाना वस्त्र है। इसे पहनने से चाहे आप कितने भी बड़े खतरे का सामना करें, आपको उस स्थिति से निकलने में मदद करने के लिए आशा की एक किरण मिलेगी। ये मिंग ने खजाने का वस्त्र स्वीकार कर लिया और थोड़ी तैयारी के बाद युआनजू की ओर चल पड़ा। ली तियानहू ने उसे पहले ही युआनजू के स्थान के बारे में सूचित कर दिया था, और स्पेस टाइम गेट तुरंत युआनजू के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, जो एक विशाल अंडाकार आकार की रंगीन गुफा छेद थी जो अनंत शून्य में स्थिर लटकी हुई थी। जब ये मिंग प्रकट हुआ, तो छेद के आसपास का क्षेत्र युद्धपोतों से भरा हुआ था, और बड़ी संख्या में मानव दासों को छेद की ओर धकेला जा रहा था, उन्हें जबरन युआनजू में प्रवेश कराया जा रहा था। उसने इन युद्धपोतों को नजरअंदाज किया और सीधे उस छेद में प्रवेश कर गया। उसके प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से उस छेद की रखवाली कर रहे देववंश में दहशत फैल गई। गॉड रेस का एक सदस्य सबसे करीब था। ये व्यक्ति संभवतः टू स्टेप सुप्रीम की ताकत के बराबर था। वह दहाड़ा और ये मिंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी नज़र में ये मिंग महज एक इंसान था, जिसमें थोड़ी बहुत ताकत तो थी, लेकिन इतनी नहीं कि वह उसे प्रभावित कर सके। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस हमले से ये मिंग को कम से कम चोट तो आएगी ही, या शायद उसकी जान भी चली जाए। लेकिन वे गलत थे, बुरी तरह गलत थे। इससे पहले कि उसका हाथ ये मिंग को छू पाता, ये मिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे मरोड़ दिया। सर्वोच्च क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास एक सर्वोच्च शरीर होता है, जिससे तलवारों और ब्लेडों से उन्हें घायल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मिंग के अचानक मुड़ने से उसकी हड्डियां सीधे टूट गईं, उसके जोड़ मांस से अलग हो गए, जिससे खून का एक भयानक मंजर बन गया। चटकने की आवाज के साथ गॉड रेस का सदस्य दर्द से इतना चीख उठा कि वह लगभग बेहोश हो गया। ये मिंग के पास समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। उसने देव जाति के सदस्य को एक तरफ फेंक दिया और दिव्य प्रकाश की एक हल्की सी किरण में परिवर्तित होकर तेजी से अंदर की ओर बढ़ने लगा।
हालांकि उसके द्वारा मचाए गए हंगामे ने महत्वपूर्ण हस्तियों को सतर्क कर दिया था। अथाह गड्ढे में लगातार गर्जनाएं गूंज रही थीं और अनगिनत जानलेवा इरादे उस पर केंद्रित हो गए, तेजी से उसके करीब आते जा रहे थे। अंतरिक्ष समय द्वार, इन्हें झटक दो, उसने आदेश दिया। स्पेस टाइम गेट हिल गया, एक धुंधली रोशनी में बदल गया और पल भर में गायब हो गया। अगले ही पल वह गड्ढे के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था, जहां उसके सामने क्रिस्टल से बनी एक दीवार थी जो अनंत रूप से ऊंची और अनंत रूप से लंबी थी। येमिंग की दिव्य चेतना भी ये पता नहीं लगा सकी कि ये दीवार कितनी ऊंची या कितनी लंबी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो आगे बढ़ने के लिए पहले इस दीवार को तोड़ना होगा।